अस्सलामुअलैकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स को और वेरी वार्म वेलकम। आज का ये सेकंड लास्ट हमारा सेशन है और इसमें हमने आपसे ये शेयर करना है कि मीडिया के हवाले से जो सिक्स्थ मॉड्यूल है हमारा, जिसमें कि मीडिया की हैंडलिंग, मीडिया कवरेज तो मीडिया के लिए है कि जी उसको किस तरह कवर करना चाहिए और हमें ये डायरेक्शंस के उसे हैंडल किस तरह करना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, क्राइसिस होता है, तो मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके साथ डील करना पड़ता है। और अगर मैं यूं कहूं कि मीडिया को अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं होता, कोई रास्ता नहीं है मीडिया को अवॉइड करने का, तो ये बात सच है, अवॉइड करना कोई रास्ता नहीं है, बल्कि उसको डील करना पड़ता है। सो वी शुड लर्न हाउ टू डील विद इट। और उसके लिए कुछ बातें हमने कल जनरल डिस्कस की थी, आज हम इन स्लाइड्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। पहले हम फिफ्थ मॉड्यूल का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी कम मुझे नज़र आ रहे हैं, तो 5-7 मिनट में मजीद लोग भी शायद आ जाएंगे और हम फिर बात करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे और उसके बाद फिर फाइनल स्लाइड्स की तरफ जाएंगे। हमने कल जो फिफ्थ मॉड्यूल कंप्लीट किया था, परसों जो कंप्लीट किया था, कल भी हमने उसको टच किया था। उसमें कमांडर्स का जो फैसला साजी का मयार है, डिसीजन मेकिंग, वो किस बिना पर होनी चाहिए, किन उमूर को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों का जिक्र किया था। पहले तो हमने क्राइसिस मैनेजमेंट एक ट्राइड, एक ट्राइंगल की फॉर्म में दिखाया था और उसमें हमने ये बताया था कि इसमें 3 बड़े मेन प्लेयर्स हैं अगर क्राइसिस सिचुएशन को, क्राइसिस नेगोशिएशन को इसके साथ डील करना है। ऑन सीन कमांडर होता है, नेगोशिएटर्स होते हैं, और जिसमें क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर सीएनसी होता है, और टैक्टिकल टीम लीडर होता है, टैक्टिकल टीम लीडर, जैसे स्वाट टीम लीडर, कमांडो टीम या असॉल्ट टीम, आरआरएफ, जो भी आप नाम देते हैं, उसका टीम लीडर होता है। तो इन तमाम एलिमेंट्स के साथ हमने ये 3 मेजर जो हमारे प्लेयर्स हैं, इन्होंने मिलकर आपस में डिसाइड करना होता है। और ये ही इनकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी ये है कि ये तमाम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन की मशवरा करते हैं, मशावरत से डिसीजन मेकिंग होती है। किसी सिंगल पर्सन की टोटली अपनी मर्जी की डिसीजन मेकिंग नहीं होती, मशावरत होती है। डेफिनेटली कमांडर की ही फाइनल कॉल होती है हमेशा हर जगह पर, लेकिन ये कि मशावरत की बेस पे होने वाला फैसला जो है उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वाइड ब्रॉड बेस्ड होता है और उसके रिजल्ट्स यूजुअली अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद हमने मुत्तहिद हिकमत अमली को एक दफ़ा रिपीट किया था। मुत्तहिद हिकमत अमली क्या थी, जिसमें तमाम अनासर, तमाम एलिमेंट्स जो पुलिस के हैं, तमाम एक जैसा मैसेज कन्वे कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि पैरेलल एप्लीकेशन में हम बातचीत भी जारी रखते हैं और शो ऑफ फोर्स भी रखते हैं, उसका यूज़ ऑफ फोर्स करने की विलिंगनेस भी शो करते हैं। और इससे फिर ये होता है कि जो हमारा एक ओवरऑल बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद होती है। इसके बाद हमने एक बात की थी, और ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हमेशा हर सूरत हाल में, लेकिन क्राइसिस सिचुएशंस के हैंडल करते हुए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये है कि क्राइसिस सिचुएशन में बाकी किसी भी पहलू पर, जो ओवरऑल सूरत हाल के डिफरेंट पहलू हैं, डिफरेंट अवामिल हैं, उनमें से शायद किसी पे हमारा कंट्रोल, हमारा काबू ना हो, लेकिन खुद पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल मुकम्मल होना चाहिए वो हमारे जज्बात और हमारे रवैये हैं। हमारे जज्बात और हमारे रवैये, इमोशंस कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपका जो रिएक्शन है, आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो प्रोफेशनलिज्म है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, कंप्लीटली कंट्रोल में होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए और नज़र आना चाहिए कि यू आर एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि जब आप ये सेल्फ कंट्रोल से काम ले रहे होते हैं, तो यकीनन जहन में एक सवाल पैदा होता है कि भाई ये हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा जो है सामने से यानी कि होस्टेज लिए बनाए हुए हैं लोग, और एग्रेशन नज़र आ रही है, और वायलेंस की वायलेंट किस्म की लैंग्वेज नज़र आ रही है, और प्रोटेस्ट्स होते हैं बाज़ औक़ात, और उसमें बड़ी नेगेटिव और बड़ी वायलेंट और बड़ी फाउल लैंग्वेज सामने से सुनने को मिल रही होती है। लेकिन अभी रिसेंटली आपने जो है वो देखा था एक वीडियो, अगर फुरकान हमारे साथ वो वीडियो शेयर कर सकें, आई डोंट नो फुरकान ने वो वीडियो देखा है कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये चूंकि मनी हाइस्ट का नहीं है, ये वीडियो जो है ये अभी रिसेंटली जो लॉन्ग मार्च हुआ था इस्लामाबाद में, और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, केपीके से लॉन्ग मार्च के लिए लोग आए थे, पॉलिटिकल जो वो थी एक अपराइजिंग थी, उसमें आपने देखा कि एक पंजाब पुलिस के एक पुलिस ऑफिसर हैं, जो बहुत ही उनके साथ फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है खातून की तरफ से, बहुत ही फिल्दी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है खातून की तरफ से,
और बहुत उन्हें प्रोवोक किया जा रहा है, गुस्सा दिलाया जा रहा है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और उस पंजाब पुलिस के ऑफ़िसर को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली, बहुत ज़्यादा उसको तहसीन की निगाह से देखा गया। तो ऐसे क्राइसिस में बहुत मुश्किल होता है तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना, लेकिन ये तहम्मुल या बर्दाश्त जो है ये कमज़ोरी नहीं होती, ये बल्कि हमारी स्ट्रेंथ को शो कर रही होती है। अगर कहीं वो वीडियो हम शो कर सकेंगे तो वो भी आपको शो करेंगे, ये बताने के लिए कि इतना ज़्यादा एडवर्स और इतना ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव किस्म के बिहेवियर में भी हम के सामने भी हम जो है वो अपना कूल कंपोज़र बरकरार रख सकते हैं, अपना जो है एतमाद और अपना कंट्रोल बरकरार रख सकते हैं और यही प्रोफ़ेशनलिज़्म है। और इसी प्रोफ़ेशनलिज़्म की इस वक़्त हमें ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात लोग गलती कर जाते हैं, हमारे सामने बाज़ औक़ात लोग गलत बात बोल जाते हैं और नेचुरली हम यूनिफ़ॉर्म में हैं, नेचुरली हम जो है वो हम यूज़ ऑफ फ़ोर्स कर सकते हैं, हमारे पास वेपन्स हैं, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो हाथों में डंडे भी होते हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी होती हैं या हमने जो है वो जो एंटी रॉयड गियर पहना हुआ होता है, तो हम एक बेहतर पोज़ीशन में हैं, हम असर्ट कर सकते हैं, हम ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताकत का बेदरीग इस्तेमाल करना यकीनन वो अक्लमंदी नहीं है, वो कामयाबी नहीं है, बल्कि उससे गुरेज़ करना ज़रूरी है, उससे गुरेज़ करना ही असल में कामयाबी है और यही एक मज़बूत इंसान का और एक प्रोफ़ेशनल पुलिस ऑफ़िसर का की पहचान होती है। और इसके बाद फिर इसके बाद फिर हमने बात की थी कि खुद पर काबू रखने के से फ़ायदा ये होता है कि आप जो है वो बेहतर किस्म का प्रोफ़ेशनल स्किल एग्ज़िबिट कर पाते हैं। अगर आप भी जज़्बात की राह में बह जाएँ, तो आप में और सामने कोई डिफ़रेंस नहीं होगा। और हमने ये कहा था कि ताकत का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ फ़ोर्स, इट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। ये आपका आखिरी जो है वो ऑप्शन होना चाहिए। और उसके बाद हमने धमकियों की टाइप्स के दिफ़ाई धमकियाँ कैसी हैं, जारहाना धमकियाँ कैसी हैं। दिफ़ाई धमकी या जो डिफेंसिव थ्रेट है वो ये है कि कहा जाए किसी को सब्जेक्ट की तरफ से कि आप अगर यहाँ आएँगे तो मैं ये कर दूँगा, आपने ये कदम उठाया तो मैं ये कर दूँगा। वो अपने डिफेंस में कह रहा है कि अगर मेरी तरफ कोई आया तो मैं ये कर दूँगा। जबकि दूसरी अग्रेसिव जो जारहाना धमकी है उसमें वो ये कह देगा कि आपको फलाँ काम करना है, अगर आपने वो फलाँ काम नहीं किया तो मैं ये कर दूँगा, आपने फलाँ डेडलाइन मीट नहीं की तो मैं ये नुकसान पहुँचा दूँगा, वगैरह-वगैरह। फिर उसके बाद फैसला साज़ी के हवाले से हमने कहा था कि फैसला करते वक़्त हमेशा लास्ट मिनट तक कंसिडर करें कि मैं ये फैसला इस वक़्त क्यों कर रहा हूँ? क्या ये फैसला करना ज़रूरी है? क्या ये फैसला करना रिस्क इफ़ेक्टिव है? यानी इसका रिस्क कम है और इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं? और क्या ये जो फैसला है, ये अगर ताकत के इस्तेमाल के हवाले से है या इसमें खतरात हैं, तो क्या इससे कम खतरनाक सूरत-ए-हाल जो है वो हम सारी ट्राई कर चुके हैं? वो मुतबादिल हम ट्राई कर चुके हैं, अगर कर लिए हैं तो ठीक है, वरना पहले इससे कम खतरनाक मुतबादिल जो हैं वो ट्राई करने चाहिए और फिर सबसे ज़्यादा रिस्की जो अल्टरनेटिव है उस पे सबसे आखिर में जाना चाहिए। फिर हमने ये बताया था कि क्राइसिस की सिचुएशन में किस तरीके से इमोशनैलिटी और जो रैशनैलिटी है यानी जज़्बातियत और जो अक्ल शऊर है या अक़ली शऊर जिसे कहते हैं, इनका कितना इनवर्स रिलेशन है। नॉर्मली ये दोनों बैलेंस होते हैं, लेकिन जब क्राइसिस आता है तो फिर एक तरफ जज़्बातियत जो है वो बढ़ जाती है और अक्ल शऊर कम हो जाता है। तो ये एक इनवर्स रिलेशन है, इसको हमें बैलेंस करने के लिए जज़्बातियत को कम करना होता है और उसके लिए टाइम हमारा सबसे बड़ा एसेट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने जो थी सैलिएंट पॉइंट्स थे 5th मॉड्यूल के। इसके बाद 6th मॉड्यूल हमारा जो है, वो है जारी यरगमाली वाक़यात और एहतजाज में मीडिया कवरेज के रहनुमा उसूल। यानी अगर यरगमाली वाक़यात हो रहे हैं, यानी होस्टेज क्राइसिस हो रहा है और एहतजाज हो रहा है, कहीं बैरिकेड्स लगा के कहीं पर धरना दिया जा रहा है, कहीं जलसे जुलूस हो रहे हैं, कहीं मुज़ाहिरे हो रहे हैं, तो वहाँ पर अ, इसमें पहला वर्ड है जारी, यानी कि वो अगर चल रहे हैं। एक तो ये है कि आप उनके बाद उनकी कवरेज करते हैं, यानी इंसिडेंट कल हुआ था, कल मिसाल के तौर पे अगर गुज़िश्ता कल बहुत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही और आज हम उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसी वक़्त जारी और सारी होता है, एक चीज़ कंटिन्यू लाइव चल रही होती है और उसके अंदर यरगमाली वाक़यात हो रहे हों या एहतजाज हो रहा हो, तो उसमें मीडिया कवरेज के रहनुमा उसूल कौन-से हैं? उनके बारे में बात की जाएगी। तो हमने कल मीडिया के हवाले से काफ़ी जनरली डिस्कस किया था। मैं आप चाहूँगा कि आप तमाम पार्टिसिपेंट्स जो कल की डिस्कशन जिन्होंने सुनी थी,
और उसमें काफ़ी इंटरैक्टिव डिस्कशन रही। हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी उसमें अच्छा कंट्रीब्यूट किया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा इस वजह से लगा कि देखें आप लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं, आप लोग जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या जब अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यही इस ट्रेनिंग का मकसद होता है। इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि आपको ये सोचने में मजबूर करना कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो आप करते रहे हैं लाइव, जो आप नॉर्मल लाइव सिचुएशंस के अंदर जब आप करते हैं मीडिया से इंटरेक्शन, या जब आप नेगोशिएशंस करते हैं, या जब आप डिफरेंट एक्शंस लेते हैं, तो उस वक्त फैसला किस तरह करना होता है, उस वक्त आपकी क्या कंसिडरेशंस होती हैं और यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है जो कि दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे इस्तेमाल होता है। इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करना, इन दोनों को लिंक करने की कोशिश करना, थियोरी और प्रैक्टिस को, ये थ्योरी है और जो प्रैक्टिस आप ग्राउंड पे करते हैं, इनको लिंक करना, इनके दरमियान जो गैप है उसे ब्रिज करने की कोशिश करना, यही ऐसी ट्रेनिंग्स का मकसद होता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आज भी आप, अगर आपके जहन में कल से होने वाली गुफ्तगू जो खासतौर पे मीडिया से इंटरेक्शन की, मीडिया के साथ बातचीत की, या मीडिया को हैंडल करने के बारे में जो हमने गुफ्तगू की थी, उस हवाले से किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो फोर्थ विद कर सकते हैं। फिर हम ये स्लाइड्स की तरफ चलेंगे। जी शबाना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। साहब। सर इस मीडिया के हवाले से एक जनरल सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि सर अभी पिछले दिनों एक वाक़या हो गया था कि थाने पे किसी शख्स को गिरफ्तार किया और उसने जो है सुसाइड कर लिया। फिर इस बात को जो है ज़ाहिर है उनके फैमिलीज़ वग़ैरह जो है रोडों पे निकल आए, एहतजाज करना शुरू कर दिया और फिर वो जो है मीडिया ने एकदम से दिखाना शुरू कर दिया, एकदम से लाइव आ गए ना। तो मतलब बात की गहराई तक कोई भी नहीं गया। हम लोग क्योंकि सारी सिचुएशन जानते थे, मैं पर्सनली खुद जानती थी कि वो जो है उससे 1 रोज़ कबल एक लेडी आई थी अपनी बेटी को लेके कि उसके पेट में किसी ने चाकू मारा हुआ था और कह रही थी इसके शोर ने इसको पेट में मारा है, उसकी आंतें भी बाहर थी। और पुलिस ने फर्स्ट उसको हॉस्पिटल ले गए और वो इतनी सीरियस थी कि उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ। ज़ाहिर है आंतें वगैरह सब बाहर थी और वो लेडी कोमा में थी। तो उसकी मदर की कंप्लेंट पे जो एफआईआर वगैरह दर्ज की थी और फिर ज़ाहिर है उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया था। तो हस्बैंड को अरेस्ट किया था तो शायद कि वो उसी खौफ में था कि अब तो मैंने चाकू तो मारा है, बीवी कोमा में है, तो अब शायद मैं नहीं बचूँगा। इसी वजह से उसने जो है ना अटेम्प्ट किया था सुसाइड का ना। लेकिन सर कहीं पे भी कुछ भी जो बात की असलियत थी वो कहीं पे भी नहीं दिखाई गई कि ये कि अरेस्ट क्यों हुआ था या मतलब किसके पीछे रीजन क्या था और उसने अगर सुसाइड किया है तो क्यों किया है। मतलब टोटली जो है फैक्ट है सर आप वाली बात कि सारा कुछ ब्लेम जो होती है वो सारा बस पुलिस के ऊपर कि पुलिस थाने में नहीं थी, पुलिस ने देखा नहीं, पुलिस ने जो है ना बंदा तशद्दुद कर करके मार दिया और इस तरह की फिर ये चल रहे थे ना। अभी ये रिसेंटली बात है सर। तो बस सर इस बारे में मैं आपकी राय चाहूंगी। क्या राय चाहिए, यानी इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? इसमें आपका क्वेश्चन क्या है शबाना? काइंडली अपना क्वेश्चन बताइएगा इसमें। तो शायद शबाना हमारे साथ लाइन पर नहीं है। चलें, जब वो वापस आती हैं तो हम उनसे उनका क्वेश्चन ले लेंगे कि इस सारे सिचुएशन में वो क्या पूछना चाहती हैं, किस बारे में गाइडेंस लेना चाहती हैं, हम उनसे पूछ लेंगे। सो पहले जो पहली स्लाइड है ये बेसिकली एट्रीब्यूशन की एक स्लाइड है। दुनिया भर में एक बात आपको हम बताएं, क्योंकि ये ज़िम्नन आप एक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या कोई भी इल्म हासिल कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ज़िम्नन यानी सप्लीमेंट्री बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। हमेशा इंसान को जो कुछ भी सीखने को मिले उसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि इल्म या जो मालूमात हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, ये दुनिया में सबसे प्रीशियस चीज़ है। सबसे कीमती चीज़ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। वो जहाँ से मिले, जो मिले उसे हासिल कर लेना चाहिए। मेरे ज़हन में एक बात आई, वो ये कि दुनिया भर में जो रिसर्च वर्क होता है उसको प्रॉपर एट्रीब्यूशन के साथ कोट किया जाता है, उसे प्रॉपर रेफरेंसिंग के साथ कोट किया जाता है। मतलब मतलब ये कि अगर मैंने आपसे कोई 4 बातें कही हैं और मेरे कुछ जुमले आपके पास हैं, मैंने आपको कुछ लिखकर अपनी बात शेयर की है, या मैंने आपसे कोई ख़ास मौजू के ऊपर अपनी राय शेयर की है, तो दुनिया भर में एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ये कहलाती है, यानी कि एक दयानतदारी जो है, इल्मी दयानतदारी मैं कहूँ अगर, वो उसका तकाजा ये है कि जब भी आप वो बात कहीं कोट करेंगे तो आप उसके ऑथर को या उसके स्पीकर को कोट करेंगे, किसने वो जुमला कहा था,
उसे आप कोट करेंगे। इसी तरह जब आप उसको कोट करने का मतलब ये है कि उसके रेफरेंस से वो बात कहेंगे कि जी फलां साहब ने ये फरमाया है। और अगर आपको नहीं पता होगा कि किसने ये कहा है, तो फिर या तो उसे कोट करने से बचेंगे या कोट करते हुए ये बताएँगे कि आपको ये क्लियर नहीं है कि ये किसने कहा है। वरना किसी की बात बगैर रेफ़रेंस के कोट करना यानी उसे दोहरा देना या उसे कहीं इस्तेमाल कर लेना, ये जो है ये इल्मी ख़यानत आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ये समझी जाती है। फ़िक्री डिसऑनेस्टी फ़िक्री ख़यानत समझी जाती है। और दुनिया भर में जब आप किताबें पढ़ते हैं तो उन किताबों में जो पिछली किताबों का हवाला दिया जाता है तो बाकायदा वहाँ प्रॉपर बाकायदा मखसूस हवाले के साथ बताया जाता है कि फलां जो लिखने वाले थे, राइटर थे, ऑथर थे, उन्होंने अपनी फलां किताब फलां सन में जो शाया हुई उसके अंदर ये बात लिखी थी इस मौजू से मुताल्लिक। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं, इसमें मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, यहाँ इनमें हमने गाइडलाइंस ली हैं या हमने इसमें हेल्प ली है, वो किससे ली है हमने? वो हमने सेंट पीटर्सबर्ग जो है, फ्लोरिडा, यूएसए के अंदर, वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है जिसका नाम है पॉइंटर इंस्टीट्यूट। और पॉइंटर इंस्टीट्यूट जो है, उसके अंदर एक साहब हैं बॉब स्टील। तो बॉब स्टील साहब जो पॉइंटर इंस्टीट्यूट सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा के एक साहब हैं, उन्होंने कुछ एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिकन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूं कहें कि पाकिस्तानी एफआईए जो है हमारी उसके करीब समझे इसका रोल है। तो अमेरिकन एफबीआई और पुलिस निगोशिएटर्स, पुलिस के जो मुज़ाकरातकार हैं, उनके इंटरव्यूज ये बॉब स्टील ने किए थे और उनकी बेस पर इन्होंने कुछ तहरीरें, कुछ रिसर्च तैयार की और उसका नाम इन्होंने रखा कि यरगमाली बनाने के बहरान, पुलिस छापों और जेलों में बगावत और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का अहाता करने के लिए रहनुमा उसूल। 4 किस्म की सिचुएशंस का ज़िक्र किया है। एक यरगमाली बहरान जो होस्टेज क्राइसिस होता है, जो हम यरगमाली बहरान तकरीबन इस ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादातर उसका ज़िक्र करते आए हैं। दूसरा पुलिस छापे, पुलिस रेड्स। तीसरा जेलों में होने वाली बगावत, जैसे हमने सियालकोट जेल का वाक़ये का ज़िक्र किया था। और चौथा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, जो कि हमारे मुल्क में आए रोज़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हमारे मुल्क में और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होती रहती हैं। तो इन तमाम को कवर करने के लिए यानी इन तमाम चारों किस्म के इवेंट्स को या इन चारों किस्म के वाक़यात को की मीडिया कवरेज करने के लिए कौन से रहनुमा उसूल फ़ॉलो किए जाने चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने ये तहरीर लिखी थी अपने किए हुए इंटरव्यूज की बेसिस पे। और ये तहरीर जो है ये अब इस तहरीर से फ़ायदा उठाते हुए इस मॉड्यूल को तैयार किया गया है, जो मॉड्यूल अब हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिसका जो कि आखिरी मॉड्यूल कहलाता है इसका, नंबर 6 मॉड्यूल। सो नेक्स्ट स्लाइड में एक पिक्चर दिखाते हैं आपको और आपको ये बताते हैं कि ये जो मीडिया है ये सिर्फ हमारे यहाँ हमें ऐसा महसूस होता है पाकिस्तान में जनाब कि मीडिया किस तरह की बातें शो करता है, होता कुछ है शो कुछ कर देता है। जैसे अभी शबाना ने भी कहा कि बात कुछ होती है चला कुछ और देते हैं और टोटली एक तरफा बात कर देते हैं या टोटली अपनी मर्जी की बात कर देते हैं। या फिर हमें उनसे ये गिला होता है कि भाई ये चीज़ इस तरह नहीं चलानी चाहिए थी, ये इस तरह क्यों चला दी इन्होंने। ये बात सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, ये दुनिया भर में पुलिस और मीडिया के दरमियान ये स्ट्रगल चलती रहती है। आप अपना प्रोफेशनल अच्छा, ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है और कोई आदमी सही काम कर रहा है, बल्कि हर आदमी अपना प्रोफेशनल वर्क कर रहा है। अब उस प्रोफेशनल वर्क में हम अपने प्रोफेशन के फ़ायदे के हवाले से बात कर रहे हैं और मीडिया अपने प्रोफेशन के फ़ायदे के हवाले की कोशिश भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, हम भी इस तरह कर रहे हैं। तो ये कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं बाज़ औक़ात। ये जो दोनों के मफ़ाद होते हैं, इनमें एक कॉम्पिटिशन होता है कि किसका मफ़ाद ज़्यादा सिक्योर हो सकता है। लेकिन इसमें अक्लमंदी यही होती है कि एक ऐसी सिचुएशन बना ली जाए जिसमें दोनों का मफ़ाद महफूज़ रहे या दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। प्रोफ़ेशनल रिक्वायरमेंट्स, ज़ाती मफ़ाद या ज़ाती ज़रूरियात की बात नहीं हो रही। प्रोफ़ेशनल रिक्वायरमेंट्स या प्रोफ़ेशनल मफ़ाद की और प्रोफ़ेशनल ज़रूरियात की बात हो रही है, उनका ज़िक्र हो रहा है यहाँ पर। इस कटिंग जो अखबार की न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये बता रही है कि पुलिस एंड टीवी मीडिया सी द शूटिंग डिफरेंटली। पुलिस और टीवी मीडिया जो है वो एक शूटिंग के वाक़े को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं या उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। इसमें ये हुआ कि एक शूटिंग का वाक़या हुआ। ये जिसकी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये क्रिमिनल है
और ये जो है, सॉरी, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली एक ऐसा वाकया था जिसमें एक शूटर था, एक क्रिमिनल था, जिसने एक जगह पनाह ले ली और वहां से उसने फायरिंग शुरू की पुलिस पे। पुलिस जब उसे पकड़ने गई, उसे सरेंडर का कहने गई, तो उसने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। उसी फायरिंग के दौरान एक ऑफिसर थे, लुइस मरेरो, वो जख्मी हुए, उनको गोली लगी और फिर जख्मों की ताब ना लाते हुए वो हलाक हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो ऑफिशियल्स ने लेफ्ट साइड पे जो लिखा है वो ये लिखा है, आपके बाईं जानिब जो लिखा है लेफ्ट साइड पे, कि ऑफिशियल्स से द शूटर शुड नॉट हैव लर्नड ऑफिसर लुइस मैरेरो हैड डाइड ड्यूरिंग द स्टैंड ऑफ। यानी पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना है कि शूटर को ये नहीं पता चलना चाहिए था कि ऑफिसर लुइस मैरेरो जो है वो इस वाक़े के दरमियान या इस मुकाबले इनकाउंटर के दरमियान वो उसकी डेथ हो गई है। पुलिस का ये कहना है कि शूटर को ये पता नहीं चलना चाहिए था। अब ये कैसे पता चला? बेसिकली टीवी ने ये चलाना शुरू कर दिया। जब टीवी और मीडिया ने ये चलाना शुरू कर दिया तो जहां उसने पनाह ली हुई थी वहां भी टीवी मौजूद था। उस टीवी के ऊपर उसने ये देखा और उसे पता चल गया कि ये जो मुकाबला हो रहा है, इसके अंदर एक पुलिस का ऑफिसर जो है, ऑफिसर लुइस मरेरो, उसकी डेथ हो चुकी है। ये बात पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि उसे नहीं पता चलनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया की वजह से उसे पता चल गई। ठीक है। और आपका क्या ख्याल है कि पुलिस क्यों कहती है कि ये बात उसे क्यों पता नहीं चलनी चाहिए थी? आप में से किसी का कोई जहन, कोई कोई माइंड काम करता है इस हवाले से, या आपको कुछ समझ आती है बात कि पुलिस ये क्यों चाहती थी कि जो शूटर है उसे लुइस मरेरो, ऑफिसर लुइस मरेरो की डेथ के बारे में ना पता चले, कि जी मुकाबले के दरमियान गोलियां लगने से उसकी डेथ हो गई है, ये बात शूटर को नहीं पता चलनी चाहिए। ये कहना है पुलिस ऑफिसर्स का जो वहां मौजूद थे। तो किसी को कोई आइडिया है, किसी का कोई गैस, कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों चाहती थी कि उस शूटर को ये ना पता चले कि उसकी फायरिंग से एक पुलिस वाले की डेथ हो गई? क्या आप में से किसी का कोई आइडिया इस बारे में? जी। सर एक वजह ये हो सकती है कि उससे शूटर को जो है ये ना लगे कि जो बाहर पुलिस वाले हैं उनके तरफ कोई अफरा तफरी है और इसका वो फ़ायदा ना उठाए। गुड, वेरी नाइस आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया है कि आपका ये ख्याल है कि पुलिस इसलिए ये चाहते थे, पुलिस ऑफिसर्स, उसे ना पता चले, क्योंकि अगर उसे ये पता चल जाएगा तो उससे एक ये अंदाजा भी उसे हो जाएगा कि बाहर पुलिस के दरमियान अफरा तफरी हो चुकी है और वो इसका फायदा उठा के फरार हो जाए या मजीद नुकसान पहुंचा दे। एक ये आइडिया है, बिल्कुल ये आइडिया हो सकता है। दूसरा कोई और आइडिया किसी के जहन में, किसी और पुलिस ऑफिसर को कोई और तरह से ख्याल आता हो कि भाई एक शूटर है, वो मुकाबले के दरमियान एक जगह पर पनाह लेके वहां से शूटिंग कर रहा है, वहां से फायरिंग कर रहा है और उसकी फायरिंग से एक पुलिस वाले की डेथ हो चुकी है, तो पुलिस ये चाहती है कि ये बात उस तक ना पहुंचे, उसे यह ना पता चले। आखिर पुलिस ऐसा क्यों चाहती है? आप में से किसी पुलिस ऑफिसर का कोई आइडिया? फुरकान, फुरकान हैज एन आइडिया। अच्छा, शबाना ने हैंड के रेस किया, पहले हम शबाना का ले लेते हैं आंसर। अच्छा, जी शबाना प्लीज। सर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि वो शो नहीं कर रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर जहाँ खड़ा था शूट हुआ होगा, तो वो रेंज का हिसाब कर सकते हैं कि उसने फायरिंग कहाँ से किया और पुलिस काशन हो गई हो कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। शूटर को ये खौफ भी ना, ये भी ना पता चले कि क्योंकि जब फायर होता है तो उसका अंदाजा होता है कि किस साइड से फायरिंग हुई है, वो जो गोली आई है वो किस तरह साइड से आई है, तो पुलिस थोड़ी सी उस तरफ फोकस ना कर ले। इस वजह से भी शो ना करना चाहते हो कि डेथ का उन्हें पता चले, कि उनकी फायरिंग की वे रेंज पुलिस को ना पता चले। हाँ, बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजिक आपने बात की है, टेक्निकल आपने बात की है कि वो चूंकि शूट कर रहा है तो जाहिर है वो अपने एक एंगल और एक डिस्टेंस के हिसाब से फायर कर रहा है, तो उसे नहीं पता चलना चाहिए कि जो एंगल और डिस्टेंस उसने लिया है वो कारआमद है और उससे पुलिस को नुकसान हो रहा है। उसे ये नहीं पता चलना चाहिए, वरना जाहिर है वो मजीद नुकसान भी पहुंचा सकता है। फुरकान आप? द आइडिया ऑफ लाइक देयर इज नो गोइंग बैक एक बड़ा डेंजरस आइडिया होता है कि जब उसको पता चल गया है कि अब जब मेरी फायरिंग से एक पुलिस वाला की शहादत हो ही गई है, हलाकत हो ही गई है, तो फिर अब तो मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग। तो अब जितना मैं अपने आप को बचा सकता हूँ खतरनाक तरीके से, आई हैव टू सेव माई सेल्फ।
जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। तमाम आइडियाज़ बिल्कुल सही हैं और तमाम आइडियाज़ सुन के खुशी हुई। बेसिकली यही मकसद है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शन हो ऐसी ट्रेनिंग्स में, क्योंकि आप जो आइडियाज़ देते हैं, वो बाज़ औक़ात उस वक़्त हम भी वैसा नहीं सोच रहे होते। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं पॉसिबल, जो एक दिमाग के अंदर तमाम आइडियाज़ नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अच्छी लीडरशिप है, उसकी क्वालिटी है कि वो मशवरा करते हैं। अच्छे लीडर्स हमेशा मशवरा करते हैं अपनी टीम के साथ, आइडियाज़ शेयर करते हैं और उनके आइडियाज़ भी सुनते हैं। इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया एंड अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। सो मेरे ख्याल में ये 2-3 आइडियाज़ बड़े अच्छे आए। फाइनली जो लास्ट आइडिया फुरकान का था, वही आइडिया यहाँ न्यूज़पेपर क्लिपिंग के राइट साइड पे नज़र आता है कि पुलिस से नेस्टर डिजीसस could have become more dangerous after hearing he had killed police officer Luis Marrero. तो बेसिकली पुलिस का ये कहना था कि ये जो क्रिमिनल है नेस्टर डिजीसस, इसको जैसे पता लगा कि इसने किसी पुलिस ऑफिसर को मर्डर कर दिया है, इसने किसी पुलिस ऑफिसर को किल कर दिया है, शहीद कर दिया है, ये बात इसे पता चलेगी तो ये और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में ये पता है सबको कि पुलिस ऑफिसर को अगर खुदा ना खास्ता आपने मार दिया, आपके हाथ से पुलिस ऑफिसर मर चुका है, तो फिर आपके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर तो कहीं भी आप होंगे, पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। और इस वजह से जब आपको पता चलता है कि कोई आपको छोड़ेगा नहीं, तो फिर आप डेस्परेट हो जाते हैं। फिर डेस्परेट होने का मतलब ये है कि फिर आप कोई भी इंतहाई कदम उठाने को तैयार होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी, सबसे मज़बूत, सबसे अहम इंस्टिंक्ट अपनी जान बचाने की इंस्टिंक्ट है। तो इंसान जान बचाने के पीछे लगता है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। सो यहाँ पर मेन आइडिया इन पुलिस ऑफिसर्स का यही था। बाकी आप पुलिस ऑफिसर्स ने जो आइडिया दिया या जो दूसरा हमारे फैकल्टी ने आइडिया दिया, वो तमाम आइडियाज़ अपनी जगह दुरुस्त हैं और अच्छे आइडियाज़ हैं, बिकॉज़ उन तमाम को कहीं न कहीं कंसिडरेशन मिल सकती है इस सिनेरियो के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि मुताल्लिक़ा फ़र्द सुन रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपको जब भी बात करनी है, मीडिया के ऊपर कोई चीज़ चलानी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये ख़्याल होना चाहिए कि जो मुताल्लिक़ा फ़र्द है, वो आपकी बात को सुन रहा है। एंड दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि वो आपकी बात को सुन रहा है और आप कोई ऐसी बात कह देंगे, जो अदरवाइज़ उस तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी, जो आप सब्जेक्ट को सुनाना नहीं चाहते थे, ऐसी बात अगर आप कर रहे हैं, लेकिन मीडिया पर वो बात चलती है और सब्जेक्ट के कानों तक वो बात पहुंच जाती है। जैसे ये इस सीन में हुआ था जो हमने आपको अभी बताया था कि जिसमें उनको पता चल गया था कि जो ऑफिसर है उसकी डेथ हो गई है मेरी फायरिंग से। ये बात मीडिया की वजह से उसे पता चल गई। लेकिन इन्होंने ये बात करते हुए शायद ये सोचा भी ना हो कि जो शूटर है वो भी मीडिया देख रहा है या सुन रहा है और मीडिया की बात उस तक पहुंच रही है। तो जब भी मीडिया पर कोई बात करें या मीडिया पर कोई बात चलाई जाए, तो सबसे पहला उसूल ये बना लें कि आप फ़र्ज़ करें कि मुताल्लिक़ा फ़र्द वो बात सुन रहा है। अगर आप ये सोच के बात करेंगे कि मुताल्लिक़ा फ़र्द ये बात सुन रहा है, तो आप हमेशा मुहतात गुफ्तगू करेंगे। आप हमेशा वो बात करेंगे जिसके बाद के बताने से मुताल्लिक़ा फ़र्द जो है, उसको आप कोई मुश्तिल ना कर दें। उसको आप कोई मज़ीद खौफ़ज़दा ना कर दें। उसके और आपके दरमियान जो एक कनेक्शन बिल्ड होने की कोशिश हो रही है, वो कहीं ना टूट जाए। उसके और आपके दरमियान अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो वो ट्रस्ट कहीं ब्रेक ना हो जाए। इन तमाम बातों का आप ख़्याल रखते हुए गुफ्तगू करेंगे, जब भी आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये बात मीडिया पर चलने की वजह से जो मुताल्लिक़ा फ़र्द यानी सब्जेक्ट है, मुताल्लिक़ा फ़र्द कौन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होस्टेज टेकर है या मुज़ाहिरा करने वाला शख्स है, एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है, वो ये बात सुन रहा है। तब आपने ध्यान रखते हुए ये बात करनी है कि ये बात अगर उस तक पहुंच भी जाए, तो इससे कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई मनफी असर, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा आपकी ओवरऑल सिचुएशन। इस बात का आपने ख्याल करना। सो पहला पॉइंट ये है कि हमेशा ये तसव्वुर करें कि यरगमाल बनाने वाले असलहा बरदार या दहशतगर्द को रिपोर्टिंग तक रसाई हासिल है। जैसा कि मैंने कहा कि टेलीविजन, जैसा ये बता रहे हैं कि टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, आजकल तो इंटरनेट सबसे बड़ा मीडियम है, हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। लाइव टीवी भी है, लाइव रेडियो भी है, लाइव भी, पुरानी भी, नई भी, ब्रेकिंग भी, हर तरह की न्यूज़ उसके ऊपर अवेलेबल हैं। तो आपको इंटरनेट का एक्सेस तो हर मोबाइल फ़ोन पे भी आजकल है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इंटरनेट का इतना आसान एक्सेस अवेलेबल है, ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बात होती है कि हम ये समझें कि
जो शख्स है उसके पास ये एक्सेस नहीं है। हमें यही सोचना चाहिए कि उस शख्स, मुताल्लिका शख्स यानी उस सब्जेक्ट के पास ये एक्सेस मौजूद है और हमें इस हवाले से ख्याल रखना है। फिर बिजली मुनक़ता होने के बावजूद भी हमें ये सोचना है कि केबल टीवी या बैटरी से चलने वाला या सेल फ़ोन या वायरलेस कनेक्शन किसी न किसी हवाले से उस तक बात पहुँच जाएगी। यानी बाज़ औक़ात ऐसा हो कि आप कहें कि जी चूँकि बिजली तो वहाँ चल नहीं रही है, तो हम टीवी पे कोई बात अगर कह भी रहे हैं तो कौन-सी वहाँ तक पहुँचेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी बैटरी से भी चलता है और मैंने जैसे कहा कि इंटरनेट के ऊपर टीवी का तमाम सोर्सेज़ इंटरनेट के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इस हिसाब से आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो टीवी है या जो रेडियो है या जो मोबाइल के ऊपर आने वाली तमाम कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन के ज़रिए ये बातें किसी भी लम्हे पर जो है वो उस शख्स तक पहुँच सकती हैं जो हमारा सब्जेक्ट है। और इस हवाले से आपने बहुत मोहतात गुफ्तगू करनी है। फिर मीडिया कवरेज का मुताल्लिका फ़र्द के अमल पर क्या असर पड़ेगा? असल कंसिडरेशन यही है। जब हम ये सोच रहे हैं कि हमें ये बात का हम ये कह रहे हैं कि हमें इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि कोई भी गुफ्तगू हो रही है, उसके बारे में हमें फ़र्ज़ करना चाहिए कि वो मुताल्लिका शख़्स तक पहुँच रही है। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे मुताल्लिका शख्स के, मुताल्लिका फ़र्द के अमल पर क्या असर पड़ेगा? यानी इस बात के बाद वो किस तरह रिएक्ट करेगा? इसके बाद के बाद वो किस तरह रिस्पॉन्स करेगा? अगर ये बात उसे पता चल जाएगी तो वो क्या करेगा? मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आप मीडिया को ये आपने कम्युनि नेगोशिएशन स्टार्ट की है और आप सब्जेक्ट को कह रहे हैं कि भई हम आपसे बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहते हैं। हम कोई आपके साथ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम आपको शूट करने का, आपके खिलाफ फ़ोर्स यूज़ करने का, फायर करने का वगैरह-वगैरह कोई इरादा नहीं रखते। बल्कि हमें आपकी परेशानी समझ आती है और हम आपके साथ हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो आला अफ़सरान हैं या हमारी हुकूमत है, वो आपके साथ है और हम आपके मुतालबात पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारी बातें सुन के आपका और उसका एक रेपो डेवलप होता है, एक कनेक्शन बिल्ड होता है। तो उसको जो सब्जेक्ट है उसको आपके ऊपर एतमाद पैदा होता है कि भाई ये अच्छे ऑफिसर्स हैं और ये मेरी बात सुन रहे हैं और मान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मेरी मुतालबात मनवाने की। उसका आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन साथ ही थोड़ी देर बाद जब टीवी पे आप इंटरव्यू करते हैं और टीवी में जनाब मीडिया वाले तो आपको पता है आपसे बात उगलवाने के तरीके जानते हैं। वो तो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा कोई ऐसा चुभता हुआ सवाल करेंगे कि क्या अब आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? वहाँ लोग यरगमाल बने हुए हैं, ज़िंदगियाँ लोगों की परेशान हैं, इनके खानदान आपसे पूछ रहे हैं, एसएचओ साहब आप क्या कर रहे हैं? एसपी साहब आप क्या कर रहे हैं? ऐसे जब वो जज़्बाती सवाल करते हैं, तो आगे से फिर आप कहते हैं नहीं जी हमने कमांडो टीम्स बुला ली हैं और आपको पता होना चाहिए कि इस बिल्डिंग को कमांडोज़ ने चारों तरफ से घेर लिया है और किसी भी वक़्त कमांडोज़ अंदर एंटर होने वाले हैं। अब आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं और ये इंटरव्यू किसी तरह इसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ये इंटरव्यू जो है, ये आपके सब्जेक्ट तक पहुँच जाता है और सब्जेक्ट बोलता है अच्छा, तो हमारे से ये बातें थी कि हमसे बातचीत हो रही है, हमारे मुतालबात की कोशिश हो रही है पूरा करने की और इधर कमांडोज़ टीमें लगाई जा रही हैं और हमारे साथ ये करने जा रहे हैं, चलो जी अब हम भी कोई एक्शन करते हैं। तो वो जज़्बाती होता है, कोई एक्शन कर देता है। सो आखिरी जो फ़िक्रा यहाँ लिखा है, जो सेंटेंस वो यही है कि मीडिया कवरेज का मुताल्लिका फ़र्द के अमल पर क्या असर पड़ेगा? ये चीज़ आपने सोचते हुए मीडिया के ऊपर बात करनी है और मीडिया को भी ये समझने की ज़रूरत है। मीडिया को भी ये समझने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ वो चलाएगा, तो उस चीज़ का मुताल्लिका फ़र्द पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि वो मुताल्लिका फ़र्द के अमल पे ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो वहाँ होस्टेजेज़ हैं, उनकी जान को भी नुकसान, उन पे भी वो असर इनडायरेक्टली पहुँचता है। इसलिए मीडिया को भी बहुत मैच्योर बिहेव करने की ज़रूरत है। लेकिन आप अपने अमल के ज़िम्मेदार हैं यकीनन, आपको अपने तरीके से अपने काम को फ़ॉलो करना है प्रोफ़ेशनली, उसमें आपको ये ख़्याल रखना है कि आप कोई अनप्रोफ़ेशनल तरीके से ये काम ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इज़ाफ़ी मालूमात मुताल्लिका फ़र्द को फ़राहम ना करें। लेकिन लफ्ज़ी मंज़रकशी के साथ या फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियो के ज़रिए ऐसी कोई भी मालूमात पेश करने से इज्तनाब करें, जो असलहा बरदार टीम की हिकमत अमली या पोज़ीशन को ज़ाहिर कर सके। यानी आप जो है वो मीडिया की ये डायरेक्शन मीडिया को दी जा रही है और आपको भी बताया जा रहा है कि मीडिया को आपने ये सिखाना है क्या कि भाई अगर आप वो वीडियो बना भी रहे हैं, आप तस्वीरें चला भी रहे हैं उस इंसिडेंट की, उस क्राइसिस सिचुएशन की, तो उसमें जो कमांडोज़ हैं हमारे, जो हमारी असलहा बरदार टीम है, वो कहाँ अपनी पोज़ीशन रख रही है, कहाँ से एंटर हो रही है, कहाँ मूव कर रही है, किस तरफ जा रही है,
उनके पास वेपन्स किस टाइप के हैं, उनकी सवारी किस टाइप की है, उनकी तादाद क्या है, ये तमाम चीज़ें उसमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं तो ये चीज़ें सब्जेक्ट देखता है, सब्जेक्ट ये चीज़ें सुनता और देखता है, तो जाहिर है उसको आपकी तमाम कार्रवाई का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। अगर वो ये तमाम चीज़ें पहले देख और सुन लेता है तो उसे आपकी तमाम कार्रवाई का पहले से अंदाज़ा हो जाता है। फिर आपके पास जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ होता है, देखें ऑपरेशन जब होता है, जब यूज़ ऑफ फोर्स होती है, तो आपको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ रखना होता है। अगर आप सरप्राइज़ के साथ अटैक करते हैं तो फिर आप कामयाब होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ नहीं होता तो फिर आप नाकाम हो जाते हैं। इसलिए आपको सरप्राइज़ रखना ज़रूरी है। और अगर मीडिया पर ये असॉल्ट टीम या आपकी कमांडो टीम, स्वाट टीम जो है, ये पूरी नज़र आ रही है, इसकी तैयारी नज़र आ रही है, इसके रास्ते नज़र आ रहे हैं, तो फिर तो वो सरप्राइज़ खत्म हो गया। फिर जब ये एंट्री करेगा तो वो पहले से ही अंदर तैयार हो चुके होंगे। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि मंसूबाबंद कार्रवाई के बारे में किसी भी तरह की मालूमात की इत्तला ना दें। यानी आप जो प्लान्ड एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जो कार्रवाई या जो एक्शन की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि अब मैंने ये एक्शन करना है, ये प्लानिंग आप बाहर ना निकलने दें। आपने अगर ये प्लानिंग लीक कर दी तो ये प्लानिंग समझें कि हर ज़बान पर आ जाएगी, और हर ज़बान पर आने के बाद ये उस तक भी पहुंच जाएगी जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को पहले से ही पता चल जाएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो फिर आपके करने का क्या फ़ायदा हुआ। फिर इसी तरह सामईन के साथ वाज़े रहें कि अगर कोई सिक्योरिटी वजूद शामिल हैं तो कुछ मालूमात क्यों रोकी जा रही हैं। यानी आप अपने ऑडियंस को ये बिल्कुल क्लियरली बताएं, बिल्कुल क्लियरली बताएं, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये क्लियरली बताएं कि कुछ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनसे शेयर नहीं की जा रही। ये बात बिल्कुल उन्हें बताने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कितने होस्टेजेस हैं, और आप जनाब एसपी साहब, एसएचओ साहब, कितने लोग हैं अंदर, अंदाजन कितने अगवाकार शामिल हैं, उनके पास असलहा कैसा है, आप लोगों की तैयारी क्या है, आपके कमांडोज किस तरफ से आ रहे हैं, कितनी देर में पहुंच जाएंगे, आपने एंटर होने के लिए कौन सा रास्ता सोचा है, फ्रंट या आप रेयर साइड से जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं, इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं बताना चाहते, आप बिल्कुल क्लियरली उनको रिक्वेस्ट कर लें कि देखें आपके कुछ सवालात हैं, इनको हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं बता पाएंगे। ये बात आप पहले क्लियर कर दें तो मीडिया जो है, ज्यादातर मीडिया इस बात को ऑनर करता है और आपकी इस बात को एक्सेप्ट करता है, और वो फिर वो चीजें नहीं चलाता जो आप इस तरह से उसको क्लियरली समझा देते हैं। लेकिन आप समझाएं भी ना, आप जवाब भी ना दें, वो सवाल कर रहा हो और आप अवॉइड कर रहे हो। यानी वो पूछ रहा है कि जनाब अंदर कितने लोग हैं, और आप कहें जी हमें इस बारे में इत्तला मिली है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं, और अभी हमने अपने अक़वाम बाला से राब्ता किया है। वो कहे जी अंदर जो मुल्जिमान है उनकी तादाद क्या है, कुछ अंदाजा मिला, और आप कह रहे हैं जी जी हमारे लोग जो हैं वो अभी यहाँ पर आ गए हैं और हम यहाँ तमाम इलाके को घेरे में ले लिया है, और जनाब हम सर्च का अमल कर रहे हैं वगैरह। तो वो सवाल कुछ और कर रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। अवॉइड करने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, ये नॉन प्रोफेशनल तरीका है। एक या दो दफा वो आपकी बात सुनेगा, फिर वो झुंझला जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और याद रखिए उसके पास कैमरा भी है और माइक भी, फिर वो वही चलाएगा जो वो चाहेगा। इससे ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप उसे कोई ऐसी बात कहें जो प्रॉपर बात हो, जो रीजनेबल बात हो, और जिसके अंदर एक मेच्योर तरीके से आपका प्रोफेशनल मैसेज कन्वे हो जाए। तो आप वो बात करें, आप कहें कि जी अभी हमने मालूमात की, इब्तदाई मालूमात में अभी हमारे पास हमला आवरों की या मगवियों की तादाद जो है वो वाजे नहीं है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हमारे पास आई हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर आई हैं, लेकिन अभी चूंकि ऑपरेशन चल रहा है तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या गमालियों की सिक्योरिटी को सामने रखते हुए हम आपसे वो इन्फॉर्मेशन माजरत के साथ हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। अब इस तरह का पोलाइट रवैया रखेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ जब आप बात करेंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या मीडिया फिर भी आपकी बात नहीं मानेगा? मानेगा। जो प्रोफेशनल मीडिया है वो मानेगा, और जो नॉन प्रोफेशनल है जाहिर सी बात है उनके अपने स्टेक्स हैं, उनके अपने मसाइल हैं, वो तो किसी की भी बात ना माने तो उन पर कोई परवाह नहीं। इसलिए आपको अपने सामईन के साथ, अपने ऑडियंस के साथ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जी ये काम इस वजह से नहीं हो रहा, और ये हम इस वजह से ये चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे कि इनके पीछे सिक्योरिटी रीजंस। और सिक्योरिटी रीजंस दुनिया भर में होते हैं, और सिक्योरिटी रीजंस को दुनिया भर में जाना माना जाता है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिक्योरिटी रीजंस को ना माना जाता हो। सो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात कर रहे हैं, सिचुएशन है उसके हिसाब से ये मीडिया को भी एड्रेस किया जा रहा है और पुलिस को भी एड्रेस किया जा रहा है कि आवाम को क्या मालूमात फराहम की जा सकती हैं
मुमकिन नुकसान के साथ होने वाले फवाइद का मवाजना करें। आपको ये देखना है कि अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मीडिया को भी ये सोचना है और पुलिस ऑफिसर्स को तो खास तौर पे इसका ख्याल रखना है कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सर्टन एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा और इससे नुकसान कितना हो सकता है। और फिर अगर नुकसान ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, या नुकसान का रिस्क ज्यादा है, तो आपने बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। इसी हिसाब से क्या बराह रास्त रिपोर्टिंग की कोई मजबूत सहाफती वजह है? अगर ऐसा मौजूद है तो फिर तो ठीक, वरना वाक़े को बराह रास्त नशर करने से गुरेज करें। ये बात जो पहले भी हमने बताई थी कि वाक़े को बराह रास्त रिपोर्टिंग करने से या बराह रास्त नशर करने से गुरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि लाइव रिपोर्टिंग होते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें भी चली जाती हैं। ये ऑन गोइंग ऑपरेशंस होते हैं, इसमें कब फायर हो जाए, इसमें कब एक्शन यूज हो, इसमें कब कोई कैजुअलिटी खुदा न खास्ता हो जाए, किसी की जान का नुकसान हो जाए, वगैरह वगैरह। ये बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो ऐसे ऑपरेशंस के साथ चल रहे होते हैं। इसलिए हमें इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए और हमें अपनी मर्जी से, बगैर किसी जिसे कहना चाहिए कि जर्नलिस्टिक रीजन या सहाफती वजह, प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग सहाफती वजह ना हो, जर्नलिस्टिक रीजन ना हो, तो हमें ये रिपोर्टिंग जो है ये लाइव नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद ये बताया जा रही है, मैंने अभी कहा कि लाइव रिपोर्टिंग में यानी बराह रास्त रिपोर्टिंग में चीजें बर्क रफ्तारी से गलत हो सकती हैं। बहुत तेज चीजें चल रही होती हैं। अब क्राइसिस इंसिडेंट चल रहा है तो बहुत तेजी से सिचुएशन डेवलप हो रही है, बहुत तेजी से सिचुएशन चेंज हो रही है। आप तमाम जानते हैं कि ऐसे में सिचुएशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही होती है। तो वहां पर आपसे कोई ऐसी गलती हो सकती है जो उस वक्त लाइव रिपोर्टिंग पे चली जाएगी और बाद में नुकसान करेगी। इसलिए लाइव रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। फिर मुज़ाकरात को नुकसान पहुंच सकता है और जानों को भी खतरा हो सकता है। इंसानी जान को भी खतरा पहुंच सकता है, मुज़ाकरात को भी खतरा पहुंच सकता है। इसलिए आपने लाइव रिपोर्टिंग को अवॉइड करने की कोशिश जरूर करनी है। हाँ, अगर मजबूरी हो जाए तो वहां पर की जाएगी, लेकिन उसके अलावा कोशिश ये करनी है कि हम ऐसा न करें। फिर नेक्स्ट स्लाइड। ये एक तरबियती मश्क है। इसके अंदर बेसिकली एक वीडियो है। इस वीडियो में आपको पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर इसके मुतालिक दो सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपसे हम करेंगे। पहले ये वीडियो आप जरा देख लें। इट वाज क्वाइट अ टेंस सिचुएशन आउट देयर, और आपने ये सिचुएशन देखी। बेसिकली थोड़ा सा जाहिर है वीडियो की ट्रांसमिशन में इंटरप्शन होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा लैग आता है वीडियो इस तरह से शेयर करने में। लेकिन फिर भी बेसिक आइडिया आप तक पहुंच गया होगा कि ये क्या सिचुएशन थी और इस सिचुएशन के अंदर क्या सामने आ रहा था। इसमें मुताल्लिका शख्स सब्जेक्ट इन हालात में किस तर्ज का रद्द अमल दे सकता है, मनफी या मस्बत। यानी इस तरह की सिचुएशन जो है उसके अंदर जो सब्जेक्ट था, जो मुताल्लिका शख्स था, एक तो ये कि इन तीनों में से सब्जेक्ट कौन सा था। आपका क्या ख्याल है कि इन तीनों में से सब्जेक्ट कौन सा था? ये तीन लोग जो यहाँ इस दरवाजे से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आपके ख्याल में इनमें से सब्जेक्ट कौन सा था? खैर, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत फास्ट क्लिप था, बहुत ब्रीफ क्लिप था और फॉरेन लैंग्वेज में था। तो इसलिए शायद इसको समझने में या इसको इंटरप्रेट करने में हमारे लोगों को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, इतना आसानी से इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम इसके हवाले से थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं कि वो शख्स जो आखिर में नज़र आ रहा था वाइट शर्ट में, जिसने उस खातून को काबू किया हुआ था और उसके एक हाथ में वेपन था, वो सब्जेक्ट था। और वो सब्जेक्ट जो है उसको सामने जो हमारा सिचुएशन का कमांडर नजर आ रहा था बज़ाहिर, वो उसको कह रहा था कि बाहर आओ, मुझसे बात करो, मुझे बताओ क्या सिचुएशन है। और वो अपने आप को ऐसे ओपन करके दिखा रहा था, अपना चेस्ट थंप करके दिखा रहा था कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है। अपना शर्ट ओपन करके दिखा रहा था कि मैंने कोई बुलेट प्रूफ नहीं पहनी हुई, मैंने कोई और चीज नहीं, मैं तुम्हारे पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, बाहर आओ, मुझसे बात करो। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था। अच्छा, आपने इसमें देखा कि मीडिया भी किस तरह घुसा चला आ रहा था। यानी वो कमांडर जो है वो बात कर रहा है, उससे चंद फुट पीछे जो है वो मीडिया बिल्कुल कैमरा लेके ऐसे सामने खड़ा हुआ है। कोई कॉर्डन नहीं है, कोई किसी को रोकने का इशारा नहीं किया हुआ, कोई डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया हुआ। ये मूवी एटलीस्ट मुझे लगता है अल पचिनो था शायद, हाँ। और अल पचिनो इन हिज यंग एज, लाइक इट शुड बी 30+ इयर्स ओल्ड मूवी। तो इतना पहले जो है वहां पर भी यूएस में भी या वेस्ट में भी जो है वो इतना ज्यादा इसका अवेयरनेस नहीं था।
ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने का। अब तो मीडिया को प्रॉपर कॉर्डन करते हैं, मीडिया को एक स्टैंड देते हैं, वहां से मीडिया कवर करता है। इस तरह मीडिया सर पे चढ़ा आना ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत डेंजरस हो सकता है और उसे अवॉइड करना चाहिए और अवॉइड करवाया जाना चाहिए, और अब अवॉइड किया जाता है उसको बहुत सी जगहों पर। तो एक तो ये सिचुएशन थी। दूसरा, मुताल्लिका फर्द इन हालात का किस तरह फायदा उठा सकता है जो कि मुज़ाकराती टीम के लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है। अब देखें, यहाँ पर यह सिचुएशन है कि उसने अंदर किसी को कैप्चर किया हुआ है, बाहर कमांडर साहब जो है वो बिल्कुल सर पे आ गए हैं और मीडिया उनके कंधे तक पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में वो किसी को हैंड्स अप करके और मालूमात दो यरगमाल और भी अंदर ले गया। उसने लोग इतना ज्यादा क्लोज उसके आ गए थे। देखें, आपको हमेशा एक बात बताई जाती है, गन की इफेक्टिव रेंज, पिस्टल की इफेक्टिव रेंज क्या है, एसएमजी की इफेक्टिव रेंज क्या है, G3 की इफेक्टिव रेंज क्या है, आपको पता है। 25 मीटर है या 100 मीटर है या 300 मीटर है, ये आपको पता है। आप हमेशा जो कारगर रेंज या इफेक्टिव रेंज कही जाती है वेपन की, उसके अंदर नहीं होना चाहिए आपको। अगर आप कारगर रेंज के अंदर हैं तो फिर तो वो आपको हैंड्स अप कर सकता है, डायरेक्ट गोली भी मार सकता है खुदा ना खास्ता। नहीं तो आपको हैंड्स अप करके आपको जो है वो इस तरीके से बेबस करके और आपको भी यरगमाल बना सकता है, या आपसे भी फायदा उठा सकता है, या उसको आम प्राइवेट यरगमाल तो मौजूद थे, अगर खुदा ना खास्ता एक पुलिस वाला यरगमाल बन गया तो सोचें सिचुएशन और कितनी ज्यादा वर्स हो जाएगी। तो इसीलिए आपको मुहतात होना होता है अगर निगोशिएट करना है तो भी, और अगर आपको कोई बातचीत करनी है या सब्जेक्ट्स के अलावा होस्टेजेस के हवाले से आपको कोई कदम उठाना है तो भी आपको मुहतात हो के कदम उठाना चाहिए। गैर मुहतात तरीके से ये जो आप पेशकदमी करते हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। खिलाड़ी ना बने, डोंट बिकम अ प्लेयर। यानी कि मतलब इसका कहने का ये है कि आप उस सिचुएशन का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें। बतौर मीडिया बतौर मीडिया या मीडिया के नुमाइंदे आपको उस सिचुएशन का पार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहरानी सूरत हाल में खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश का मुकाबला करें। होता क्या है कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि भाई एक क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, एक बड़ी हाई चार्ज किस्म की सिचुएशन चल रही है, एक बड़ी दुनिया भर में मीडिया पे चलने वाली सिचुएशन चल रही है। अगर यहाँ कहीं मैं सामने आ जाऊंगा तो मैं भी नजर आऊंगा। अब मुझसे भी लोग पूछेंगे भाई बाद में कि भाभी क्या बात है, आप तो उस सिचुएशन पे नजर आ रहे थे। अभी जिस तरह होता है कि हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम बहुत सारी जगहों पर नजर आ रहे होते हैं। कभी वीआईपी मूवमेंट है, कभी गवर्नर साहब हैं, सीएम साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, हम उनके साथ कहीं खड़े हैं, उनके साथ जा रहे हैं या उनको रिसीव कर रहे हैं। अब वो बाद में हमारे दोस्त ये भी हमसे पूछते हैं, अरे भाई वाह क्या बात है, आपको उस दिन देखा था, आप नजर आ रहे थे टीवी पे वगैरह वगैरह, या कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ हम वहां गए, अब वो 15 कैमरे हमारे सामने लगे हुए हैं, सब हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये इसका एक अपना ग्लैमर है। ठीक है, मीडिया को भी, मीडिया के नुमाइंदों को भी इस तरीके से इस सिचुएशन का खिलाड़ी या पार्ट या प्लेयर बनने से बचना चाहिए। और उसके भी अगर ये टेम्पटेशन आए कि जी मैंने ये कोशिश करनी, मैंने भी इसमें नजर आना है, मुझे भी नजर आना चाहिए स्क्रीन पे, उनको इसका मुकाबला करना चाहिए। यानी उनको किसी तरह बगैर किसी वजह के इस सिचुएशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बाहर रहते हुए, कॉर्डन से दूर रहते हुए, सेफ लिमिट्स में रहते हुए रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और हुकाम की तरफ से जब तक दरखास्त न की जाए, सहाफ़ियों को ज़ाती तौर पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, कहने में बड़ी आसान है, लेकिन जाहिर है कि मीडिया को इस बात पे आमादा करना कोई आसान काम नहीं है। और अगर दरखास्त की जाए तो सहाफ़ियों को तरबियत याफ्ता मुज़ाकरातकारों से मुकम्मल तौर पर बाखबर रहना चाहिए और उनकी रहनुमाई की जाए। बेसिकली यहाँ यह मकसद है कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मीडिया के लोगों को बुलाया जाता है सिचुएशन के बीच में, ऐसा कब होता है? मिसाल के तौर पे कोई सिचुएशन बनी है, होस्टेज क्राइसिस है, आप उनसे बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट कह रहा है कि जी मैं आपसे बात नहीं करूंगा, फलां चैनल का रिपोर्टर है उसे भेजें, फलां चैनल से किसी भी रिपोर्टर को भेजें, मैं उससे बात करूंगा। उसका आप पे ट्रस्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे वो पुलिस से एग्रीव्ड है, वो पुलिस से जो है वो हासिल उसने कोई हासिल किया है, या उसे कोई धोखा हुआ है पहले, या कोई तशद्दुद हुआ है, या उसके साथ उसको लगता है कोई ज्यादती, कोई जुल्म, नाइंसाफी पुलिस ने की है। तो इस वजह से वो पुलिस से बात करना ही नहीं चाहता, हुकूमत से बात करना ही नहीं चाहता। वो समझता है कि ये हुकूमत, ये पुलिस, ये सब एक ही हैं और ये मेरे खिलाफ हैं। तो वो कहता है जी मीडिया के किसी नुमाइंदे को भेजें, फला फला चैनल के नुमाइंदों में से किसी को भेजें, तो मैं उनसे बात करूंगा। अब आपको सिचुएशन को तो किसी ना किसी तरह हैंडल करना है। तो ऐसे में बाज़ औक़ात दुनिया भर में ये ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि मीडिया के नुमाइंदों को भेजा जाता है कि आप जाएं और बात करें, उनका पैगाम यहाँ लेके आएं ताकि हमें पता तो चले वो क्या चाह रहे हैं। तो फिर अगर ऐसे में मीडिया के नुमाइंदों को यूज़ किया जाए तो उन्हें प्रॉपर ब्रीफिंग, प्रॉपर रहनुमाई, प्रॉपर बाखबर करके फिर यूज़ किया जाए,
उन्हें तमाम तर इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड की जाए, सिचुएशन का बैकग्राउंड बताया जाए, फिर उन्हें इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। मुताल्लिका फर्द से राब्ते ना करें। यहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया के जो ऑफिशियल्स होते हैं या मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि देखें जो सब्जेक्ट है उससे कांटेक्ट ना करें। यरगमाली बनाने वाले को टेलीफोन करने के लालच का जायज़ा लें। आपको ये मीडिया के नुमाइंदों को कहा जा रहा है कि आपको ये लालच आता है, आपको ये ख्वाहिश होती है, आपको ज़रूर ये हसरत होती है कि मैं भी जो है वो इस पे नज़र आए, मेरा नाम या मेरी पिक्चर नज़र आए और मैं जो है वो बात कर रहा हूँ अगवाकार से या जो मुसल्लह फ़र्द अंदर दाखिल हो गए हैं, मैं उनसे राब्ता करूँ, मैं उनसे बात करूँ, मेरे चैनल पे वो चलेगी तो मेरे चैनल में मेरी वाह-वाह हो जाएगी, मेरा चैनल सबसे आगे निकल जाएगा। और वो जो हर चैनल कहता है कि हम सबसे आगे हैं, हम सबसे आगे, हम सबसे पहले। तो इसी शौक में वो ये करते हैं कि जी किसी तरीके से वहाँ बात करके और अंदर की बात शेयर की जाए, तो वो सबसे कामयाबी समझी जाएगी चैनल की या रिपोर्टर की। तो ये लालच जो है, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है, यानी इसे रिव्यू करें और कोशिश ये करें कि इस तरह का जो है वो लालच उसमें आप ना आएँ। फिर सहाफ़ी आमतौर पे मुज़ाकरात में चूँकि तरबियत याफ़्ता नहीं होते, यानी कि सहाफ़ियों को नेगोशिएशंस की कोई स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग्स नहीं कराई गई होती, इस वजह से एक गलत या नामुनासिब लफ्ज़ कभी भी किसी की ज़िंदगी खतरे में डाल सकता है। और ये एक फैक्ट है कि अगर सहाफ़ियों को या किसी भी शख्स को नेगोशिएशंस की तमीज़ नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसके बारे में थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं है और प्रॉपर एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो कोई ऐसी बात कर सकता है, कोई ऐसा जुमला कह सकता है, कोई ऐसी इशू पर बात कर सकता है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो जाए। तो इसलिए बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। इवन ज़बान का इस्तेमाल करते हुए बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है कि हमारी मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, जिससे कोई रॉन्ग मैसेज चला जाए, सब्जेक्ट को कोई रॉन्ग मैसेज चला जाए, ओवरऑल मासेस को कोई रॉन्ग मैसेज चला जाए। इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जितनी बड़ी पोज़ीशन हो, उतना ही ज़्यादा कंट्रोल इंसान को अपनी गुफ्तगू पर होना चाहिए। तो वो इसीलिए होता है कि सहाफ़ी या कोई बड़ा रिपोर्टर अगर कोई बात करता है तो लोग उसको फ़ॉलो करते हैं। कोई बड़ा रिपोर्टर देखें आप, आजकल भी दुनिया में और पाकिस्तान भर में इस तरह होता है कि जो रिपोर्टर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनकी बातों को बड़ा फ़ॉलो किया जाता है। मीडिया के लोगों की बातों को बड़ा फ़ॉलो किया जाता है, सच समझा जाता है आम तौर पे। तो अगर आप इतनी बड़ी पोज़ीशन पे हैं और इतनी आपकी फ़ॉलोइंग है, इतने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आपको बड़ा एहतियात से बात करनी चाहिए। फिर आगे कहा गया कि यरगमाली बनाने वाले को टेलीफोन करने के लालच का भी जायजा लें और वो क्योंकि तरबियत याफ्ता नहीं होते तो उनके गलत अल्फाज से किसी की जिंदगी खतरे में जा पड़ सकती है, तो उससे परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। मुताल्लिका यरगमाली बनाने वाले फर्द से मुसलसल राब्ता ना करें। यानी यहाँ पर जो कांटेक्ट करने वाली बात है, बार बार या मुस्तकिल कांटेक्ट उसके साथ नहीं होना चाहिए। राब्ते के हवाले से कॉल करने से टेलीफोन बंद हो सकता है या फिर बसूरत दीगर मुज़ाकरतकारों को मवासलाती काविशें दुश्वार हो सकती हैं। अब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आपने फ़ोन पे बात करके टॉक टाइम ज़ाया किया, आप मीडिया वाले हैं, आपकी अपनी प्रेफ़रेंसेस हैं, आप अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं या उनकी मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं। आपके साथ क्या हुआ था? आपने ऐसा क्यों किया? आप ये कदम क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता आप गलत कर रहे हैं? अब आप ये सवालात कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो नेगोशिएटर्स थे, उन्होंने कितनी अहम बातें कर लेनी थी। उन्होंने एक कनेक्शन बिल्ड करके उसको आमादा कर लेना था। होस्टेजेस के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सकती थी, लेकिन आपने वो पेशरफ्त होने से रोक दिया और आपने टेलीफ़ोन लाइन बिज़ी कर ली। तो इस वजह से आपको ये काम नहीं करना चाहिए। टेलीफ़ोन पर जो सब्जेक्ट है उससे बात करने की जो ख्वाहिश है उससे गुरेज करना चाहिए। फिर अगर मुताल्लिका फ़र्द न्यूज़ रूम को कॉल करता है तो फौरी तौर पर हुकाम को आगाह करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि होस्टेज खुद भी जो सब्जेक्ट होता है, होस्टेज टेकर होता है, वो खुद भी न्यूज़ रूम में या चैनल के दफ़्तर कॉल करता है और वहाँ कहता है कि जी मेरी जो गुफ्तगू है, मैंने ये जो आप देख रहे हैं जो क्राइसिस हो रहा है, कहते हैं जी, जी। तो आप कहते हैं जी ये मैं हूँ वो शख्स जिसने लोगों को यरग़माल बनाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि टीवी पे मेरी गुफ्तगू सुनाई जाए। अब अगर वो ये बात कहता है, तो मीडिया के नुमाइंदे को भी यहाँ पर थोड़ी-सी सेंसिबल अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए और उसे कहना चाहिए कि ठहरें जी, मैं अपने ऊपर लोगों से बात करता हूँ और फौरी तौर पर हुकाम को और पुलिस को आगाह करना चाहिए। ऐसा नहीं है
ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस उसने कहा और इन्होंने कहा कि चलो चलो ये चला दो, इससे तो टीवी की रेटिंग कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, और जनाब ब्रेकिंग न्यूज और फ्लैश किए जा रहे हैं कि जी जो अगवाकार है उनसे हमारा राब्ता बहाल हो गया, और हम खुद उनकी बातें आप तक सुनाते हैं और खुद सुनिए कि अगवाकार क्या कहना चाह रहे हैं, तो मालूम है वो पता नहीं क्या क्या वहां पर कह देंगे। और उस दौरान में जो कम्युनिकेशन उनसे होनी थी मुज़ाकरातकारों की, और जो एक लाएअमल बनना था या कोई हल निकलना था मसले का, वो नहीं होगा। तो इसलिए न्यूज़ रूम भी अगर वो कॉल करे या न्यूज़ के चैनल पे अगर वो कॉल करे, तो जो रिपोर्टर हैं उन्हें फौरी तौर पे हुक्काम को, पुलिस को आगाह करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि यरगमाल बनाने वाले शख्स की जहनी हालत पर तबसरे से गुरेज, यानी यरगमाल बनाने वाले की जहनी या दिमागी हालत या वाक़े के दौरान कार्रवाई की वजूह के बारे में हक़ाइक़ पर मबनी या फिर क़यास आराई पर मुश्तमिल मालूमात ना दें। बेसिकली मकसद कहने का ये है कि आप जब उसकी दिमागी हालत के बारे में बात करते हैं, यानी आप ये कहें कि जी जो यरगमाल बनाने वाला है इसके बारे में हमने मालूमात की है नाजरीन, और ये पता चला है कि ये तो पहले से ही साइको शख्स है, ये दिमागी मरीज है, इसका तो दिमाग के मसलों का इलाज चल रहा है, ये तो आधा पागल शख्स है, ये तो नीम पागल शख्स है, इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। आप इस तरह के जुमले कहेंगे, और याद रखें जो शुरू में हमने कहा था इस मॉड्यूल में कि जो कुछ भी कहा जाए ये समझना चाहिए कि वो मीडिया पर चल रहा है, तो वो मुताल्लिका शख्स सुन रहा है। तो अगर आप ये कहते हैं ये मीडिया पे चलता है और ये मुताल्लिका शख्स सुनता है, तो फिर उसका रद्द अमल क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है वो आपसे बड़ा मुतनफ़िर हो जाएगा। आप अगर कोई नेगोशिएशन उसके साथ स्टार्ट कर भी रहे थे, तो वो नेगोशिएशंस आपके साथ नहीं करेगा। इसलिए आप अगर ये इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे हैं, ये चला रहे हैं, तो ये नेगोशिएशंस पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ सकता है, और वो जज़्बाती होकर मज़ीद कोई गलत कदम उठा सकता है। इसलिए उसकी ज़हनी हालत पर, चाहे वो हक़ाइक़ पर मबनी तबसरा हो या क़यास आराई पर मबनी मालूमात हो, वो नहीं देनी चाहिए। यानी फैक्चुअल हो या जनाब आली कोई स्पेक्युलेटिव बात हो, तो वो बिल्कुल भी ऐसी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए जो उसकी दिमागी हालत और हालात वाक़यात से रिलेट करता हो। फिर उसके बाद सामीन के लिए ऐसी मालूमात की अहमियत महदूद है। ये भी बताया जा रहा है कि भाई आप ये बता के किसका फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो सामीन है, जो टीवी पे आपकी ऑडियंस है, उसको तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फिर आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर किरदार कशी पहले से कशीदा और ख़तरनाक सूरत हाल जो होती है उसको जन्म देने के साथ इजाफे का बाइस बन सकती है। यानी अगर आप उसकी किरदार कशी करेंगे, आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे या कैरेक्टराइजेशन करेंगे, तो बेसिकली आप ये आपके इस अमल से जो पहले से एक टेंस सिचुएशन है, जो पहले से एक मुश्किल सिचुएशन है, वो और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, वो और ज़्यादा टेंस हो सकती है, उसमें और ज़्यादा नुकसान की कैफियत पैदा हो सकती है। लिहाजा ये हमें कभी भी कतन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। दुकान कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, इस स्लाइड में एक वीडियो भी है। अच्छा, वेरी नाइस। अगर वीडियो है तो काइंडली वो शेयर करें। That picture is a video, so I'm gonna share that. जी श्योर। तो आपने इस क्लिप में देखा कि किस तरीके से प्रोवोकेटिव लैंग्वेज जो है, इश्तियाल दिलाने वाली जो गुफ्तगू है, ये हमने बातें, दो या तीन जो हमने एस्पेक्ट्स कवर किए थे, वो दो तीन एस्पेक्ट्स यहाँ आपको नजर आए होंगे। एक तो नॉन थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज करनी है हमेशा, एक्सप्रेसिव सिचुएशन खास तौर पे, उसमें नॉन थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज करनी है। यहाँ हम थ्रेटनिंग लैंग्वेज देख रहे थे कि हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। जो थ्रेटनिंग लैंग्वेज है, ये हमेशा प्रोवोक करती है सब्जेक्ट को, ये उसको इश्तियाल दिलाती है और गलत कदम उठाने पे मजबूर करती है। दूसरे नंबर पे जो बात हमने कही थी आपको कि अगर वो फेस सेविंग चाहता है तो उसे फेस सेविंग का मौका देना चाहिए। तो यहाँ उसका फेस जो है वो सारी दुनिया को दिखा दिया गया कि ये इसकी तस्वीर है, ये इसका फेस है। वो जो फेस सेविंग की बात कही गई थी वो इसीलिए की गई थी कि देखें, जब वो स्केप करना चाहता है तो वो ये चाहता है कि वो दुनिया को, कल को उसने इसी मुआशरे में रहना है, इसी दुनिया में रहना है, तो वो फेस सेविंग चाहता है। उसका चेहरा लोगों को दिखाने से वो बदनाम हो जाएगा। उसको इस बात की भी फिक्र होती है, शुरू में भले नहीं होती, बाद में उसको इस बात की फिक्र होती है। तो आप उसका चेहरा छुपा के उसको एक फेस सेविंग का मौका दे सकते हैं, लेकिन यहाँ वो मौका भी उससे छीन लिया गया। बल्कि उसे मौका देना क्या था, उससे वो मौका छीन लिया गया और उसके फेस को एक्सपोज किया गया, और फिर उसके बच्चों को एक्सपोज किया गया, और उसे टेररिस्ट कहा गया, लेबल किया गया, कैरेक्टराइजेशन की गई। जो थोड़ी देर पहले हमने कैरेक्टराइजेशन का या किरदार कशी का जिक्र किया था, तो किरदार कशी की गई कि तुम जो है खूनी हो, कातिल हो, दहशतगर्द हो। ये तमाम चीज़ें जब कही जाती हैं तो जाहिर है जो सब्जेक्ट होता है
वो इश्तियाल में आ जाता है और वो गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाता है। सो वेरी वेरी पर्टिनेंट वीडियो आई मस्ट से। और ये बड़ी अच्छी वीडियो थी फुरकान। अच्छा, हमने बात की थी कि आपकी ये जो वीडियो थी वाकई काफ़ी 3-4 इसमें ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो हमने जो है वो इस हमारे मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में कवर किए हैं स्लाइड्स में, और वो यहाँ पर नज़र आ रहे थे। और दूसरा यहाँ तो खैर एक ऐसा इवेंट था जिसमें एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को लाकर बिठा दिया गया था मीडिया पर्सन के साथ। मीडिया पर्सन तो मेजोरिटी से बात करना चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो बड़ा रूड और बड़ा एरोगेंट बिहेवियर दिखा रहे थे। और वो ज़ाहिर है उसके अंदर कोई फ़िल्मी जो टच होता है वो भी देने की कोशिश की गई। वो फ़िल्म का जो एक वो होता है सस्पेंस कि वो जनाब कोई बॉम्ब भी उसमें फिट कर दिया, वो सब था। लेकिन हमारे लिए नेगोशिएटर्स के लिए इसमें समझने की ये बात है कि आप अगर इस तरह के जुमले बोलेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे या उसको एक्सपोज़ करेंगे, फेस सेविंग का मौका नहीं देंगे और प्रोवोक करने वाले और थ्रेटनिंग टोन यूज़ करेंगे, धमकियाँ में इस गुफ्तगू, उनका नुकसान होगा हमेशा। नेक्स्ट, किरदार कुशी का जैसे इसमें लिखा है कि किरदार कुशी जो है वो नुकसानदेह है। अच्छा, अगली स्लाइड, मुतालबात पर तज्ज़िये या तबसरे देने से गुरेज़ करें। यानी कि इस बारे में जो है वो हमें कोई अपने तौर पे ये तज्ज़िये या तबसरे नहीं करने चाहिए कि ये तो बड़ी बेहुदा डिमांड्स हैं, या ये बड़ी गैर मुनसिफ़ाना डिमांड्स हैं, या ये तो बड़ी बकवास डिमांड्स हैं, या ये भी कोई ये तो बिल्कुल गलत है, फलाना है। इस तरह की बात हमें नहीं करनी चाहिए मीडिया के ऊपर। बतौर पुलिस ऑफ़िसर भी अगर हमसे बात हो तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और मीडिया के पर्सन्स को भी इस किस्म के अल्फ़ाज़ नहीं करने चाहिए। मुताल्लिका फ़र्द के बज़ाहिर जायज़ या मुसीका ख़ेज़ मुतालबात को सुनकर ऐसा रद्द-ए-अमल दिया जाए कि इसके मुतालबात को संजीदा लिया जा रहा है। बल्कि हमें ये दिखाना चाहिए कि भई मुतालबात जैसे भी हैं, हम उसे सीरियसली ले रहे हैं, हम उन्हें कंसिडर कर रहे हैं। चाहे वो मुतालबात ऐसे हों जो हमारे बस से बाहर हों, जो बिल्कुल जिनका कोई सर-पैर ना मिलता हो, तब भी हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए। फिर रिपोर्टर का तंज़िया, लहजा, चेहरे के नामुनासिब तासुरात या तनकीदी तबसरा मुताल्लिका फ़र्द को इश्तियाल दिला सकता है। यही यहाँ पर था कि जी वो यहाँ पर रिपोर्टर तो नहीं थे, वो गवर्नमेंट के कोई एहलकार दिखाया था। लेकिन वो जो है वो तंज़िया लहजा इस्तेमाल करे या चेहरे के नामुनासिब तासुरात, जिस तरह के वो उसको लुक डाउन अपॉन कर रहा है और उसको हिकारत से देख रहा है और उसके लिए गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा है कि तुम हो क्या चीज़ और हम तुम्हें छोड़ वगैरह-वगैरह, हम तुम तक पहुँच जाएँगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी सारी डिटेल्स हमारी, इस तरह की चीज़ें उसको इश्तियाल दिलाने वाली हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड में पुलिस कम्युनिकेशन से मुसालिहत ना करें, यानी यहाँ पुलिस कम्युनिकेशंस की बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। हम जो वायरलेस पे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम पुलिस ऑफिसर्स अक्सर ये समझते हैं ये बड़ी सेफ कम्युनिकेशन है, लेकिन उस वायरलेस नेटवर्क के अंदर कोई भी सेट जिसके ऊपर वो फ्रीक्वेंसी सेट हो सकती हो, वो वायरलेस डिवाइस जो है उसके साथ वो फ्रीक्वेंसी सेट करके कान से लगाई जाए तो आपकी बातें सुनी जा सकती हैं। इसलिए वो जो इन्फॉर्मेशन है उसे बड़ा डिस्क्रीट होना चाहिए। वायरलेस के ऊपर बड़ी एहतियात के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। पुलिस स्कैनर से हासिलशुदा मालूमात की इत्तला ना दें, यानी ऐसी जो इत्तला या ऐसी मालूमात है उन्हें शेयर नहीं किया जाना चाहिए पब्लिकली। और उसके बाद इस तरह की मालूमात को नशर करना मुज़ाकरातकार की सूरत हाल को हल करने की सलाहियत को खदशात से दोचार कर सकती है। जैसे अगर वायरलेस के ऊपर ये मैसेज चल रहा है कि जी बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, और ये मैसेज जो है वो मीडिया पे नशर कर दिया जाए, तो ये मैसेज आपने मीडिया पे चलाया तो आपको ये सोचना है कि मीडिया पे चलने वाली चीज़ सब्जेक्ट को पता चल जाती है। तो सब्जेक्ट अगर ये सुनेगा तो उसे पता चल जाएगा कि जी बख्तरबंद गाड़ी आ रही है, हमला गाड़ी को हरकत देना, या इसी तरीके से जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो वायरलेस के ऊपर अगर कन्वे हो रहे हैं और वो आपने वायरलेस से सुन के किसी मीडिया पर चल गए वो, तो ये बड़ा डेंजरस हो जाता है। इसलिए हमें उस गुफ्तगू को बड़ा मोहतात तरीके से करना चाहिए, और अगर किसी के हाथ वो गुफ्तगू हो भी मीडिया पे, उसे वहाँ शेयर नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, मेडिकल जायज़े को रिपोर्ट ना करें, यानी कि जो मेडिकल सूरत हाल है, अगर कोई ज़ख्मी हो गया है, चाहे वो होस्टेज है कोई जो ज़ख्मी हुआ है, या पुलिस ऑफिसर है, या कोई शहरी है, जिसे राहगीर ज़ख्मी हो जाते हैं बाज़ जगहों पर किसी क्राइसिस की सिचुएशन में, तो उनकी जो मेडिकल कंडीशन है, उनको जो है वो शेयर नहीं करना चाहिए मीडिया के ऊपर। उसके हवाले से अगर हम ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस हों और उन्हें मीडिया पे शेयर करें, तो अगेन वही बात हो सकती है कि वो जो सब्जेक्ट है वो ये बात सुनेगा, तो उसके बाद ओवर कॉन्शियस हो सकता है, वो मुश्तइल हो सकता है, वो डिफेंसिव हो सकता है बहुत ज़्यादा। इन तमाम चीज़ों की वजह से हम जो है वो मुज़ाकरात हमारे उनका नतीजा ख़राब निकल सकता है। फिर अगर मुताल्लिका फ़र्द लाइव रहता है तो मुज़ाकरातकार गुफ्त-ओ-शनीद कर सकते हैं, जैसे चीज़ें इतनी संजीदा नहीं हैं। मिसाल के तौर पे उसकी फायरिंग से 2 लोग हलाक हो गए, 2 ज़ख्मी हो गए। अब ये बातें अगर उसे नहीं पता,
और आप उसे मीडिया पे चलाते हैं और ये बातें उस तक पहुंच जाती हैं, तो वो तो जो है वो बड़ा परेशान हो जाएगा इस बात से। वो बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन में आ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, खौफज़दा भी हो सकता है कि मेरे से इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब तो मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाए या मरने-मारने पे तुल जाए या वो सुसाइडल हो जाए। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर वो लाइल्म रहता, तो आप उससे बातचीत कर सकते थे, बोलते थे हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं सारा कुछ, और उसे पता ही ना होता कि मुझसे इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो पुरअमन रहने के लिए दलाइल हथियार डालने के आमादगी, यानी कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे दलाइल दें, ऐसे रैशनल पेश करें, जिसकी वजह से जो सरेंडर है, जो हथियार डालने का तरीका है, उस पे आमादगी ज़ाहिर करें सब्जेक्ट, ना कि आप उसे मजबूर करें। जैसे वहाँ वो जुमले बोल रहा था कि अभी भी सरेंडर कर दो, आखिरी मौका है, 5 मिनट हैं। इस तरह की धमकियाँ देने के बजाय सरेंडर करने पे उसे आमादा करना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि सरेंडर करने में तुम्हारा ये फ़ायदा है, अदरवाइज़ जो है वो ये प्रॉब्लम्स हैं। वो तमाम चीज़ों के ज़रिए से जब आप बात करेंगे और उसे आमादा करेंगे, तो वही बेहतर तरीका होगा कि सरेंडर जो है वो अपनी आमादगी के साथ करे, वो फ़ोर्स्ड सरेंडर ना करे। उसमें फिर सरेंडर के वक़्त भी बाज़ औक़ात बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स देखने में आ जाती हैं और वो सरेंडर कराने की कोशिश भी जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफ़िसर्स की होती है, वो नाकाम भी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। खानदान या दोस्त अहबाब के इंटरव्यू वो नहीं चलाने चाहिए। ठीक है, उसके इंटरव्यू अगर आप लेंगे कि जी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, अब जैसे सिकंदर था, सिकंदर के बारे में पता चल गया, अब जनाब सिकंदर का पता चल गया कि ये जी फलां मिसाल के तौर पे पंजाब के ज़िला फैसलाबाद के इलाके समुंदरी से ताल्लुक़ रखता है और वहाँ इसका जो गाँव है, वहाँ हमारा नुमाइंदा पहुँच गया और देखें ये इसके मोहल्ले में लोगों से बात कर रहे हैं, इसके रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं ये सिकंदर कैसा आदमी था, इसका बचपन कैसा गुज़रा। अरे ये इस किस्म की बातें, इस किस्म की चीज़ें चलाने से क्या कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा, सिर्फ़ ये होगा कि आपका चैनल ज़रा आगे निकल जाएगा। लेकिन चैनल को आगे निकालने के चक्कर में आप कोई ऐसी बातें करें जो उसको नुकसान पहुँचा दें, जो उसको हरास कर दें या जिनसे वो ऐसी बातें सुन के वो जो है, जो सब्जेक्ट है, वो मज़ीद डिफेंसिव हो जाए, वो आगे कोई बात ही हमसे शेयर ना करे या वो इन बातों से मुतनफ़िर हो जाए और वो इन बातों से मुश्ताइल हो जाए, तो फिर इसका क्या फ़ायदा? तो ऐसे एक स्टेप्स लेने से पहले मीडिया के नुमाइंदों को ये सोचना चाहिए कि ये स्टेप पॉज़िटिव है, इससे कोई फ़ायदा हो रहा है या ये नेगेटिव। नेक्स्ट, खानदान के रुकन या दोस्तों से इंटरव्यू लेने की कोशिश में क्या इससे कोई फ़ायदा है? क्या मुज़ाकरात की कोशिश में मुआवनत है या रुकावट है? क्या किसी मख़सूस फ़र्द से इंटरव्यू लेना ज़रूरी है? ये तमाम चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर हम ये तमाम चीज़ें सोचेंगे और हमें अंदाज़ा होगा कि इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है, तो हमें उसे वो इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। क्या पता उससे वहाँ कोई ऐसे जुमले अदा हो जाएँ उस इंटरव्यू में उस रिश्तेदार से या उस दोस्त से, जिनसे जनाब वो उसको कोई कोई उसकी नेगेटिव याद है, कोई उसकी बदतरीन याद वाबस्ता है। और वो उन जुमलों को सुन के वो याद ताज़ा हो जाती है और वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कई कदम गलत कदम उठा लेता है। तो वहाँ तो हमारे जो मक़वी हैं उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें बड़ा मोहतात होना चाहिए। मीडिया को भी मोहतात होना चाहिए, हर इदारे को मोहतात होना चाहिए जो भी इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, तजवीज़ करदा कहानी के खतूत, यानी इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो अगवाकार है उसकी एक स्टोरी लाइन होती है, जो बेसिक स्टोरी पता चल रही होती है। अगर मीडिया उसके हाउ और व्हाय यानी क्यों, क्या, कैसे पे तवज्जो दे, उस बेसिक स्टोरी से आगे बढ़े, जो सहाफ़ती तरीका है, जो जर्नलिस्टिक वेज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उनको फ़ॉलो करे और प्रोफ़ेशनल अंदाज़ से बात करे, तो ये आसान हो जाएगा। और इसके अंदर वो स्वाट टीम और मुज़ाकराती टीमों की तैयारी और तरबियत के मुताबिक रिपोर्ट के मुतालिक रिपोर्ट करना, ये जो है इसको वहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिस्कस हाउ इंसिडेंट्स कैन इम्पैक्ट द कम्युनिटी, ये बात करनी है कि इस बात पर तबादला ख्याल किया जाए कि ऐसे वाक़यात किस तरह कम्युनिटी को, किस तरह आम माशरे को मुतासिर कर सकते हैं। ये अगर हम शेयर करेंगे, ये बातें करेंगे तो इससे एक मैसेज जाएगा कि इस किस्म के मुज़ाकरात से इस किस्म के वाक़यात से नेगेटिव असर होता है सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर और इस किस्म के वाक़यात को ख़त्म करना चाहिए या इस किस्म के वाक़यात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड, कानून के निफाज के लिए इजाफी खदशा। यहाँ पर बेसिकली एक पॉइंट बताया जा रहा है, वो ये कि अक्सर व बेशतर हम तमाम लोग ये चीज़ महसूस करते हैं कि पुलिस ऑफिसर मौके पे जाता है तो उसके पास एक नहीं कोई 10 क्यों काम होते हैं। उसने मौके पे जाके क्राइम सीन को कॉर्डन करना है, उसने एविडेंस को कलेक्शन करना है, लेकिन सबसे पहले उसने वहाँ पर मौजूद ज़ख्मियों को और खुदा न खास्ता अगर किसी की जान चली गई है तो उन लोगों को वहाँ से मूव करवाना है। फिर उसने वहाँ पर
जो है वो गैर मुताल्लिका लोगों को वहाँ से दूर रखना है। उसने मज़ीद किसी जानी नुकसान को होने से रोकने की भी कोशिश करनी है। उसने वहाँ से मालूमात भी इकट्ठी करनी है। उसने एविडेंस भी कलेक्ट करवाना है। उस एविडेंस की कलेक्शन की बेस के ऊपर उसने समझने की कोशिश करनी है कि ये वाक़या क्या है, क्यों हो रहा है, इसको किस तरह से निपटा जाएगा। फिर हाई अप्स को भी जवाब देना है, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी जवाब देना है, जिन लोगों के अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार नुकसान उठा चुके या यरगमाल बना लिए गए, उनको भी उसने स्पेसिफ़ाई करना है और उसने मीडिया से भी डील करना है। इतने सारे मामलात, इतने सारे काम एक अकेला इंसिडेंट कमांडर कर रहा होता है, उसके लिए ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए दुनिया भर में आहिस्ता-आहिस्ता ये ट्रेंड पैदा हुआ कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या जिसे हमारे यहाँ पीआरओ प्रेस रिलेशनशिप ऑफिसर कहा जाता है, ऐसे ऑफिसर रखे जाएं जो कि कॉम्पिटेंट हों, जो समझदार हों, जो सिचुएशन को भी जानते हों, पुलिस के रिस्पॉन्स को भी जानते हों, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी जानते हों, मीडिया के लोगों से उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो, मीडिया के एसओपीज को वो समझते हों, तो वो लोग मीडिया से गुफ्तगू करें। सो ऐसा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को तमाम वाकयात का जवाब देना चाहिए। रिपोर्टर को मखसूस इलाके की तरफ हिदायत दी जाए, बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग की जाए। यानी अगर कोई बड़ा वाक़या पेश आता है, तो जिस तरह अभी आपने वो जो वीडियो दिखाई थी फुरकान ने, जिसके अंदर वो होस्टेज टेकर खड़ा हुआ था वेपन लेके, सामने एक कमांडर था, नेगोशिएटर था और उसके बिल्कुल कंधे के साथ जो है वो एक कैमरा लेके एक मीडिया वाला पर्सन खड़ा हुआ था और कैमरे से वीडियोज़ बना रहा, तस्वीरें बना रहा था। तो कितना डेंजरस है ये, अगर एक गोली चलेगी तो सारे लोग उससे अफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो एक गोली चलने से क्या कुछ हो सकता है। उसकी वजह से उनको डिस्टेंस पे रखना चाहिए। प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का काम या पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का काम ये होना चाहिए कि वो मीडिया वालों के लिए एक प्रेस गैलरी बनाए या एक प्रेस ब्रीफिंग एरिया बनाए और वहाँ पर उनको रखे और तमाम मीडिया वालों को उस प्रेस ब्रीफिंग एरिया एक गैलरी बना दे, एक डेस्क बना दे या एक जगह बना दे और वहाँ पर उनको रखे और वहीं पर उनको ब्रीफिंग दी जाए। उनको बार-बार ब्रीफिंग दी जाए। यहाँ अंग्रेजी का एक इडियम या एक फ्रेज यूज की गई है कि फीड द शार्क्स और दे विल फीड देमसेल्व्स। शार्क आपको पता है समंदर का एक बहुत ही खतरनाक जानवर है, एक बड़ी मछली है, बड़ी खूंखार मछली है। बाकी मछलियां आबी हयात उससे डरती हैं और उसकी खुराक बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा खुराक मांगती है। उसके बारे में ये मशहूर है जुमला कि फीड द शार्क्स और दे विल फीड देमसेल्व्स। अगर किसी इलाके में शार्क्स आ ही गई हैं तो फिर उन्हें फीड करो, यानी उन्हें कोई खुराक प्रोवाइड करो, वरना वो अपनी खुराक खुद तलाश कर लेंगी और आप भी उनकी खुराक बन सकते हैं। इंसान समेत कोई भी उनकी खुराक बन सकता है, तो या तो उन्हें कोई बेहतर खुराक प्रोवाइड कर दो या खुद उनकी खुराक बनने के लिए तैयार हो जाओ। इसी तरीके से मीडिया का हाल है कि मीडिया को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। जो खुराक है जो है वो शार्क की ग़िज़ा जो है वो खुराक है और मीडिया की जो ग़िज़ा है वो इंफॉर्मेशन। तो मीडिया को बहुत सी इंफॉर्मेशन चाहिए और बहुत मुस्तकिल तवातुर के साथ चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर आप उसे इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो इंफॉर्मेशन चला देगा। लेकिन अगर आप उसे इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, कतराएँगे, अवॉइड करेंगे, तो फिर वो जो मर्ज़ी इंफॉर्मेशन चलाएगा। मिसाल के तौर पे हम जो है वो अदालत में जाते हैं, किसी बड़े इंसिडेंट को के ऊपर कोई केस हो जाता है, बड़ा सीरियस केस लगा हुआ है, हाई प्रोफाइल केस लगा हुआ है, वहाँ पर हमारा को ऑफिसर जाता है, एसएसपी साहब जाते हैं, डीएसपी जाते हैं, डीआईजी जाते हैं, आईजी जाते हैं। अब वो कोर्ट के अंदर जाते हैं तो बाहर इतना सारा मीडिया जमा होता है, कोर्ट के अंदर क्या बातें हो रही हैं वो तमाम मीडिया अंदर से ही रिपोर्ट कर रहा होता है और चला रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, अब लोग उनके पास आते हैं कि जनाब डीआईजी साहब क्या हुआ? जनाब एसएसपी साहब क्या हुआ? जनाब आईजी साहब क्या हुआ? आज तो मीडिया नहीं हूँ, आज तो अदालत ने ये कहा है, आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? क्या आप अब कुछ करेंगे, क्या नहीं करेंगे? अब आपका क्या इस तरह की वो बातें कर रहे हैं और आप जनाब वहाँ से कतरा के उनको देखते ही नहीं, ऐसा महसूस उनको मैसेज देते हैं कि जैसे मैं सुन ही नहीं रहा हूँ और सर नीचे करके आप चलते चले जाते हैं। किसी का जवाब नहीं देते। तो फिर क्या करेंगे कि वो जो चाहेंगे वो जवाब बनाएँगे और चला देंगे। और ज़्यादातर वो नेगेटिव ही होगा, इस बात की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि आप कोई पॉजिटिव बात तो कर नहीं रहे, तो उनके पास नेगेटिव बात चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकता तो नेगेटिव ज़्यादा है मीडिया के ऊपर। इसी के बजाय अगर वहाँ आप रुकते और कॉन्फिडेंस के साथ बताते कि जी हाँ, हम इस केस में आए थे और यहाँ हमने ये बात की है और हमने ये रिक्वेस्ट की अदालत के सामने, हमने ये कोशिशें की हैं और हम मज़ीद कोशिशें कर रहे हैं और अदालत का जो हुक्म होगा उस पे अमल किया जाएगा। ये 2 जुमले जो 2 मिनट लगते हैं, ये कह के अगर आप चले जाते, तो सब इसको चलाते। लेकिन चूँकि आपने कुछ नहीं कहा, तो अब वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चला रहे हैं। लिहाज़ा बेहतर ये है कि खुद उनको कुछ फ़ीड कर दें, खुद उनको कुछ खुराक प्रोवाइड कर दें मीडिया को, ताकि वो चलाते रहें। बजाए इसके कि आप कोई खुराक प्रोवाइड ना करें और फिर वो जो मर्ज़ी चलाते रहें। वो नहीं होना चाहिए।
इसके बाद पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर को मीडिया के तजवीज़ करदा रहनुमा उसूल याद दिलाने चाहिए। यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर को गाहे-गाहे मीडिया से मिलते रहना चाहिए। वो मीडिया की काउंसलिंग करता रहे, उसे एसओपीज़ बताता रहे, उसे गाइडलाइंस बताता रहे कि भाई कोई इंसिडेंट हो तो इस तरह से कवर करना है, कोई क्राइसिस इंसिडेंट हो तो इस तरह कवर करना है, क्राइम हो तो ऐसे करना है, प्रेस ब्रीफिंग हो या मीडिया ब्रीफिंग हो तो ऐसे करना है। नाजुक मुज़ाकरात के दौरान ताउन तलब करें। बिल्कुल उनको बताएँ कि ये बड़ा अहम मामला है और हम इसको देख रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। आप हमसे ताउन करें। हम इंशाअल्लाह इस मसले पे काबू पा लेंगे। आपकी मदद और आपके ताउन की ज़रूरत है। इस तरह की बात करते हैं, पॉज़िटिव माइंडसेट से बात करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये मीडिया वाले कौन से हमारी बात मानेंगे, तो ये सोचकर आपने अगर कुछ कहा ही नहीं, तो बेसिकली आपने तो अपना इनिशिएटिव भी ख़त्म कर दिया। जो इनिशिएटिव आपके पास था कम से कम आप वो तो ले लें। जो रिक्वेस्ट आप कर सकते थे मीडिया से कम वो तो कर लें। उसके बाद जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। जो नतीजा आएगा वो सामने देख लेंगे। ये चीज़। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएँगे। यहाँ पर फिर लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से कुछ इज़ाफ़ी खदशात हैं, कुछ इज़ाफ़ी कंसिडरेशंस हैं। जैसे बुहरानी मकाम तक रसाई का पुलिस कंट्रोल वाज़ेह किया जाए। यानी आपको जो क्राइसिस एरिया है, क्राइसिस की जो साइट है, उसके ऊपर एक कॉर्डन करना चाहिए। उसमें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका कंट्रोल पुलिस के पास होना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि मीडिया अगर उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, तो उसे रोकना चाहिए। आपके रोकने से आप कहेंगे कि जी मीडिया कौन-सा रुकता है हमारे रोकने से। वो तो जो हम पट्टी लगाते हैं, येलो कलर की टेप लगाते हैं, क्राइम सीन टेप होती है या दूसरा, वो उसको ऐसे उठाता है और उसके नीचे से होकर आ जाता है। तो या उसे फलांग कर भी आ जाता है। तो आप उसे ये समझाएँ कि हमने 2 कॉर्डन लगाए हैं, एक आउटर कॉर्डन, एक इनर कॉर्डन। आउटर कॉर्डन से कोई आ जाए तो चलें उसे इजाज़त दे दें, ख़ास लोगों को, लेकिन इनर कॉर्डन के अंदर किसी को भी ना आने दें। फिर भी मीडिया ज़िद करता है तो मैंने एक तरीका उसका ये बताया था कि मीडिया को कहें, वहाँ पर अपने समझदार बंदों को 1-2 को वो रजिस्टर और पेन देकर खड़ा कर दें। और जो भी मीडिया वाला शख्स अंदर जाने की ज़िद करता है, भई मुझे जाना है, मुझे देखना है, आप उसे कहें भई अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा दो, क्योंकि आप जा रहे हो क्राइम सीन पे तो कल को आपको अदालत में पेश होके गवाही देनी पड़ेगी। हम लोग तो सब गवाही देते हैं, हम लोग तो पुलिस वाले हैं, हम इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि हम सबकी तो अदालत में गवाही होगी। तो आप भी चूँकि क्राइम सीन पे जाना चाह रहे हैं, आप भी अपना नाम, नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा दें। ज़्यादा कोई मसला नहीं, बस अदालत में गवाही देने के लिए हर दफ़ा आपको आना होगा। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर मीडिया वाले अंदर जाने से खुद ही रुक जाएँगे, वो कहेंगे कि अदालत में गवाही हमें नहीं देनी। वरना आप कहें कि ये चीज़ें लिखवा के साइन कर दो, तो फिर वो फँस जाएगा। वो ये काम करेगा नहीं और इस वजह से फिर आपकी बचत हो जाएगी। इस तरीके से आप उन्हें कॉर्डन के अंदर जाने से रोक सकते हैं। हमने ये ट्राई किया और ये कामयाब तरीका रहा। रिपोर्टर्स को ये ज़हन-नशीन कराया जाए कि इन्हें आम शहरियों की तरह रसाई का कोई हक नहीं है। जिस तरह आम शहरी को मना किया जाता है, क्राइम सीन पे नहीं जा सकता, बिल्कुल इसी तरह रिपोर्टर को ये बताना है कि आपको भी क्राइम सीन के अंदर जाने का, कॉर्डन के अंदर जाने का कोई हक नहीं है। कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के साथ ताउन सूदमंद है। आप उनको ये बताएँ कि आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो इससे आपको बेनिफिट होगा, हमें बेनिफिट होगा, ओवरऑल क्राइम कंट्रोल करने में बेनिफिट मिलेगा, सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ये समझ लें कि उन्होंने मीडिया पे कुछ ना कुछ तो चलाना है। उन्हें तस्वीरें भी चाहिए, उन्हें वीडियोज़ भी चाहिए। तो आप उन्हें कोई ऐसा एंगल और कोई ऐसी जगह दे दें जहाँ से वो तस्वीरें और वीडियोज़ बना सकते हों, ताकि वो कुछ ना कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ बनाते रहें और अपने चैनल्स पे चलाते रहें। अगर आप बिल्कुल रास्ता बंद कर देंगे तो फिर मैंने आपको बताया वो कुछ ना कुछ गलत चलाने लगेंगे। आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोई एंगल, कोई रास्ता उन्हें दे दें जिससे वो प्रॉपर कवर भी कर लें और उसमें कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट भी सामने ना आए। फिर उसके बाद तमाम तर मुआहदे की पासदारी करें। जब आपने उनसे एक बात कर ली है, तो उस बात पे अमल करें। हमेशा याद रखें अपनी कमिटमेंट को ऑनर करने वाले शख्स की को दुनिया भर में ऑनर किया जाता है। जो अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं करता, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कह दूँ कि जी मैंने 10 बजे एक सेशन करना है और मैं 10:30 बजे वो सेशन कर रहा हूँ, तो ये मैं प्रोफ़ेशनल नहीं कहलाऊँगा। मैं प्रोफ़ेशनल हरगिज़ नहीं कहलाऊँगा। अगर मुझे अपनी कमिटमेंट पे ही के ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा हूँ मैं और उस पे पूरा उतरने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वन ऑड डे तो ज़ाहिर है हर इंसान फ़ेल हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल हम जो है वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना छोड़ देंगे या उसको हम तवज्जो नहीं देंगे अपनी कमिटमेंट्स को, तो फिर हमें जो है वो कभी भी प्रोफ़ेशनल नहीं समझा जाएगा और हमें प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ेंगी अपने प्रोफ़ेशन के लिहाज़ से भी और मीडिया या दूसरी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हैंडल करने के हवाले से। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ये कि जो फ़ज़ाई आम दो रफ़्त है उसे महदूद रखना है। बेसिकली ये इंटरनेशनल उसकी बात है, लेकिन हमारे यहाँ भी अब एक चीज़ आ गई है जो कि ड्रोन कैमरा है
और मीडिया के बहुत से चैनल्स भी ड्रोन कैमरा यूज करते हैं। तो ड्रोन कैमरा के यूज को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक आपकी कमांडोज की मूवमेंट है, छत पे आपने कमांडोज को छुपाया हुआ है और उन्हें आप आखिरी टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, और जनाब ड्रोन कैमरा ऊपर जाता है और छत के ऊपर ये देखिए जनाब 8 कमांडोज का दस्ता छत के ऊपर तैयार है। तो भाई ये बात हमने बतानी होती तो अब आपको पहले बता देते, तो आप ये क्यों चला रहे हैं? इसलिए मीडिया को मेक श्योर करना चाहिए कि ड्रोन कैमरास जो है वो क्राइसिस की सिचुएशन के ऊपर नहीं होने चाहिए, क्राइसिस इंसिडेंट के ऊपर इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। फिर इसी तरह फोन लाइंस पर काबू करने की कोशिश करें, फोन लाइंस प्रॉपर हो, वर्किंग हो, उनमें कोई इंटरप्शन ना हो, उनको कोई और कैच ना कर रहा हो, कहीं इस तरह ना हो कि उनकी वजह से उनका गलत इस्तेमाल हो जाए। टेलीफोन कंपनी से भी रब्ता किया जाए, मेक श्योर करवाया जाए कि टेलीफोन की सर्विस मोबाइल फोन की सर्विस जो है वो अनइंटरप्टेड चलती रहे और वो जो है वो प्रॉपरली काम कर रही हो। फिर उसके बाद टेलीविजन वगैरह की सर्विस को भी गैर फ़ाल करना अगर है तो उसकी भी प्लानिंग के साथ उसे करना चाहिए, अनप्लान्ड वे में यह काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बुरानी मुज़ाकराती टीम को तमाम प्रेस रिलीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। अच्छा, प्रेस रिलीज़ जारी करना भी एक बड़ा फ़न है, एक बड़ा आर्ट है, इसको बड़ा देखभाल के करना चाहिए। अगर कोई प्रेस रिलीज़ जारी हो रही है, तो जो नेगोशिएशन टीम है वो ज़रूर उसको देख ले कि रिलीज़ से पहले क्या इससे मुज़ाकरात पर मनफ़ी असरात मुरतब तो नहीं होंगे? अगर ऐसा है, तो वो चीज़ें उसमें से निकाल देनी चाहिए। मुज़ाकरात की हिमायत के मस्बत पैगामात को मुताल्लिका फ़र्द को मुंतकिल किए जा सकते हैं। मीडिया को प्रेस रिलीज़ के ज़रिए हम पॉज़िटिव मैसेजेस दे सकते हैं। यही पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं मीडिया पे चलेंगे, वो अगर सब्जेक्ट तक जाएँगे तो उससे हमारा काम मज़ीद आसान हो जाएगा और हमारा ट्रस्ट सब्जेक्ट के साथ मज़ीद बिल्ड हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से काम करना चाहिए जिससे पॉजिटिव मैसेज जाए, और अगर कोई नेगेटिव मैसेज जाने की का खतरा हो तो हमें वो टेक्स्ट या वो इबारत उस प्रेस रिलीज़ में से निकाल देनी चाहिए, जिससे हमें ये गुमान हो कि इससे कोई नेगेटिव मैसेज जाएगा। नेक्स्ट, कानून के निफाज के हवाले से मजीद कुछ खदशात या मजीद कुछ कंसिडरेशंस बताई जा रही हैं। मिसाल के तौर पे सिर्फ मंजर आम पे रहने वाले कमांडर, यानी कि जो ऑन सीन कमांडर है, कानून नाफिज करने वाले आला अफसरान या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ही प्रेस को बयान देना चाहिए, वाक़े के दौरान भी और वाक़े के बाद भी। ये जो हर किसी का बयान होना शुरू हो जाता है और जूनियर से जूनियर अफसर भी मौके पर मौजूद है और मीडिया आया तो उसने भी वहाँ पर अपनी कहानी शुरू कर दी और आपको कहा और आपको एंगेज कर लिया, तो आप उन्हें बड़े आराम से कह सकते हैं कि जी हमारे सीनियर अफसरान यहाँ मौजूद हैं या पब्लिक प्रेस पीआरओ साहब मौजूद हैं, प्रेस को वो ब्रीफ करते हैं, काइंडली आप उनसे पूछ लें, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप पोलाइट तरीके से, आप हम्बल तरीके से, लेकिन एक फर्म तरीके से उन्हें बताएं कि जी ये हम नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी ये आप उनसे पूछ लें। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मीडिया उसको समझेगा और आपको ज़्यादा तंग नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात और हिकमत अमली के एहलकारों के इनफरादी तौर पर शनाख्त या इंटरव्यू नहीं किए जाने चाहिए। यही बात जो मैंने पहले कही कि जी अब एक बड़ा वाक़या हो गया, तो अब हम सबको शौक है कि एक-एक करके हम वहाँ जाएँगे और हम सबका इंटरव्यू चलेगा। अब जनाब यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड आ गया है, अब वो अपना काम कर रहा है, अब उनका इंटरव्यू, बम डिस्पोजल स्क्वाड जनाब आप क्या कहते हैं, कितने किलो बारूदी मवाद था? कौन-कौन से साख्त का मवाद इस्तेमाल हुआ, किस किस्म का ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ, फिर एसपी साहब, अरे जनाब एसपी साहब पहुंच गए, एसपी साहब ने मुआयना, अब एसपी साहब आपका क्या ख्याल है, कहाँ से हमलावर आए थे, किस रास्ते से आए थे, कहाँ गए थे, कितने लोग थे, कोई फुटेज मिली? अब डीआईजी साहब आ गए, अच्छा जनाब डीआईजी साहब आपका क्या ख्याल? हर शख्स से एक इंडिविजुअल इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसके बाद एक और से लिया जा रहा है, उसके बाद एक और से लिया जा रहा है, और जूनियर से लेके सीनियर तक तमाम लोग मीडिया पे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मीडिया पर सिलेक्टिव सीनियर पोजीशंस को बात करनी चाहिए, वो मैच्योर और एक टू द पॉइंट बात करेंगे, और दूसरा ये कि या तो फिर हमारा पीआरओ हो, उसे मीडिया को ब्रीफ करना चाहिए। हर किसी को जो मीडिया पे आने का शौक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्रिटिकल इंसिडेंट पे, क्राइसिस इंसिडेंट्स के ऊपर हम वो शौक पूरा ना करते फिरें। उसके लिए 14 अगस्त वगैरह या ऐसे दूसरे इवेंट्स होते हैं, उस पे आप मीडिया पे आने का शौक पूरा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। थाने को अच्छा सा सजा लें, मोबाइल पे झंडे वगैरह एक्स्ट्रा लगा लें, तो मीडिया कहीं न कहीं आपको टक्कर जाएगा और आपकी वीडियो भी बनाएगा, तस्वीर भी लेगा, इंटरव्यू भी करेगा। सो उस मौके को इस्तेमाल करें, लेकिन क्रिटिकल इंसिडेंट्स में, क्राइसिस इंसिडेंट्स में मीडिया के ऊपर जाने का जो शौक है, उसे पूरा ना करें। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि एक गलत जुमला पूरी सिचुएशन को खराब कर सकता है, पूरी सिचुएशन को सैबोटाज कर सकता है। एक प्लानिंग अगर आपकी लीक हो गई, एक गुफ्तगू से आपकी कोई एक आपका ऐसा सीक्रेट आउट हो गया, जो आप बाद में सरप्राइज़ के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे थे, तो वो सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ ही नहीं रहता जो पहले से पता चल जाता। इसलिए सीनियर्स को जो है वो इस बात का ख़्याल करना चाहिए और बाकी अपने लोगों को ब्रीफ करते रहना चाहिए इस बारे में। मीडिया प्रोवोक करेगा, मीडिया तो चलते हुए किसी शख्स को भी पकड़ के बोलेगा कि जी हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं और आप कुछ बताएँ।
लेकिन हमारे लोगों की ये ब्रीफिंग होनी चाहिए, हमारे लोगों को हमें ये ट्रेन करना चाहिए कि किसने बात करनी है और किसने नहीं करनी। फिर उसके बाद मुज़ाकरात और हिकमत अमली के एहलकारों की इनफरादी शनाख्त, यानी यही कि वीडियो वगैरह नहीं होना चाहिए। इनफरादी कोशिशों पर ज़ोर देना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखें, दुनिया भर में वही इदारे, वही कौमें कामयाब होती हैं जो टीम वर्क पे काम करते हैं, जो कलेक्टिविज़्म पे काम करते हैं, जो ग्रुप थिंकिंग्स पे काम करते हैं। टीम वर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में कामयाबी के लिए। अगर एक टीम काम कर रही है तो टीम में कमांडर भी है, टीम में लीडर भी है, टीम में फॉलोअर्स भी हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन सब एक टीम का हिस्सा है। अगर वहाँ इंडिविजुअलिज्म शुरू हो जाए कि मैं अपना नाम चाहूँ, मैं अपनी बात चाहूँ, मैं अपनी शोहरत चाहूँ, मैं अपनी वाह-वाह चाहूँ, तो ये जो चीज़ है, ये इनफरादी कोशिशें जो हैं, फिर ये टीम की कोशिशों को आगे नहीं होने देती हैं और इस वजह से टीमें कामयाब नहीं हो पाती। टीम्स अपने गोल अचीव नहीं कर पाती। लिहाजा हमें इनफरादी कोशिशों पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि टीम की कोशिशों पर ज़ोर होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट, नतीजा इस सारी गुफ्तगू का क्या निकलता है? ये इस सारे मॉड्यूल का निचोड़ है। मीडिया को यरगमाली और घेराव या मुज़ाहिरों के दौरान एहतियात से मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। ये हमने करना है, हमने उनको बिहेव करने का समझाना है, हमने उनको कवरेज के बारे में समझाना है। सारी बात वो हमारी नहीं मानेंगे, लेकिन हम जब तहम्मुल के साथ, हम जब पोलाइट वे में और हम जब प्रोफ़ेशनल तरीके से उनको सिखाते रहेंगे और बार-बार सिखाते रहेंगे, हर मौके पे सिखाते रहेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर मीडिया हमारी बात को मानने लग जाता है। और मैंने इसकी मिसाल भी दी थी कि कराची पुलिस ने पिछले कुछ सालों से ये काम शुरू किया कि हम चेहरे ब्लर कर देते हैं। जो क्रिमिनल्स पकड़ते हैं उनके चेहरे या तो कवर कर देते हैं या फिर ब्लर कर देते हैं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन वगैरह पे टेक्नोलॉजी होती है, ब्लर कर देते हैं। और ये हमने उनको सिखाया था कि देखिए, इनके चेहरे आपने नहीं चलाने, क्योंकि कल को इनकी अदालत में आइडेंटिफ़िकेशन परेड होती है। जब कोर्ट में आइडेंटिफ़िकेशन परेड होती है और वहाँ पर जाकर जो कंप्लेनेंट है या जो विक्टिम है वो इनको पहचानता है कि हाँ, ये शख्स था जिसने मेरे साथ रॉबरी की थी, ये था जिसने चोरी की थी, ये था जिसने वहाँ पर मर्डर किया था, ये था जिसने रेप किया था, वगैरह-वगैरह। तो वहाँ पर विक्टिम जब उसे पहचानता है, तो जो वकील है उस मुल्ज़िम का, वो अदालत के सामने वो मीडिया के क्लिप्स रख देता है, अखबार की कटिंग्स रख देता है, जिसमें इसकी तस्वीर तो सारी दुनिया ने देखी हुई है। इसकी तस्वीर को पहचानना या इस शख्स को पहचानना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जनाब आली जज साहब, इसको इसलिए पहचाना गया कि इसे मीडिया मीडिया पे दिखा दिया गया था, टीवी में दिखा दिया गया था, अखबार में दिखा दिया गया था जब पुलिस ने पकड़ा था, और उसी तस्वीर और वीडियो को देखकर जो मुद्दई है वो इसे शनाख्त कर रहा है। ये झूठा केस है, इसकी शनाख्त अच्छी सही शनाख्त नहीं है, असल शनाख्त नहीं है, जेन्युइन नहीं है। तो इसलिए आपको हमने जब सिखाना शुरू किया मीडिया को कि चेहरा कवर करने से ये सब चीज़ें कवर हो जाएँगी, ये सब चीज़ें कल को कानूनी मसाइल नहीं पेश होंगे, पेचीदगियाँ नहीं पेश आएँगी। तो इस बात से वो मीडिया आहिस्ता-आहिस्ता कन्विंस हो गया और अब वो इस बात को फ़ॉलो करता है। फिर दूसरा, पेशगी मनसूबाबंदी या मुलाकात का एहतमाम होना चाहिए। मीडिया के साथ एक अच्छी रैपो बिल्ड करने के लिए आपको उनके साथ जो है मुलाकात करते रहना चाहिए, उनको ब्रीफिंग्स देते रहना चाहिए, उनके साथ जो है वो एक वर्किंग रिलेशनशिप और प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप कायम रखना चाहिए। फिर उसके बाद मीडिया से निमटने से इनकार कभी-कभार ही कामयाब होता है। यानी मैंने कहा कि मीडिया को अवॉइड करना, मीडिया को रिफ्यूज़ करना कि मैंने मीडिया से डील ही नहीं करना, मैंने मीडिया से बात ही नहीं करनी, मैंने मीडिया पे आना ही नहीं है। तो ये कभी-कभी तो चल सकता है, लेकिन ये मुस्तकिल काम नहीं करता। बड़ी बुरी तरह से इंसान एक्सपोज़ हो जाता है और लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। रिपोर्टर्स को इनकी कवरेज के नताइज से बाखबर रखें। उनकी कवरेज के नताइज से बाखबर रखें। उन्हें ये बताना है कि आपकी कवरेज के क्या नताइज निकल सकते हैं। जब हम उन्हें ये बताएँगे, तो ये भी बात भी आहिस्ता-आहिस्ता हम उन्हें समझाएँगे तो उन्हें समझ आएगी, और उनसे ताउन तलब करें। उनसे रिक्वेस्ट करें कि देखें, हमारे साथ कोऑपरेट करें, आपने ये चीज़ चलाया तो इससे ये मसला हो सकता है, और मैंने देखा है कि वो लोग बिहेव करते हैं जब आप उन्हें समझाते हैं। और आखिरी पॉइंट ये है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बहरानी मुज़ाकराती टीम का अहम रुकन होना चाहिए। यानी ये जो आपकी क्राइसिस नेगोशिएशन टीम है, अगर आपका एक पीआरओ है और वो जनाब क्राइसिस के बारे में कुछ नहीं जानता, क्राइसिस नेगोशिएशन के बारे में कुछ नहीं जानता, इस क्राइसिस में अब तक क्या-क्या तय किया जा चुका है, क्या आगे फैसले होने जा रहे हैं, अगर उसे कुछ भी नहीं पता, एक आउटसाइडर है, तो वो क्या ब्रीफिंग देगा किसी को? इसलिए जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसे बहरानी मुज़ाकराती टीम का अहम रुकन होना चाहिए। वो नेगोशिएशन टीम का रुकन हो, नेगोशिएशन टीम का हिस्सा हो, और नेगोशिएशन में किसी न किसी हद तक वो शामिल भी रह सकता है, ताकि उसे समझ आए कि क्या बात हो रही है। मीडिया को ब्रीफ करते हुए वो लेटर एंड स्पिरिट को समझता हो, अंदरूनी और बैरूनी जो उसके हालात वाक़यात हैं, उन्हें अच्छी तरह जानता हो।
फिर बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम ज़रूरी है, इसको बार बार करते रहना चाहिए। ख़ास तौर पे कोई इंसिडेंट हो, जैसे हम सेंट्रल में थे तो एक बिल्डिंग गिर गई थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, काफ़ी लोग उसके अंदर बेचारे दब कर उनकी डेथ हो गई थी। तो हम जो है वो हर 8 घंटे 12 घंटे बाद मीडिया को ब्रीफ करने लग गए थे वहाँ पर, और दिन शुरू होता था तो ब्रीफ करते थे, शाम होती थी तो ब्रीफ करते थे। पुलिस ब्रीफ नहीं भी कर रही होती थी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रीफिंग करवा देते थे, रेस्क्यू इदारों से ब्रीफिंग करवा देते थे, लेकिन ब्रीफिंग करवाते थे ताकि मीडिया को प्रॉपर प्रेस ब्रीफिंग मिलती रहे, वो आगे उसे अपने मीडिया के चैनल्स पर चलाती रहें, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए और हमारा भी ये फ़ायदा हो जाए कि हम अब जो है वो जो इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो चलवा रहे हैं, जो ऑथेंटिक नहीं है या फेक इंफॉर्मेशन है वो नहीं चलवा रहे। तो मेरा ख्याल ये इसकी लास्ट स्लाइड थी। ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है और ये हमारा आखिरी मॉड्यूल था। अब इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो या कोई ऑब्जर्वेशन हो तो वो हमसे ज़रूर कर सकते हैं, और आज भी मौका है। और इसके अलावा अगर इसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाता है फिर भी, तो एक शुमाइला जहाँ हमने बीच में एक व्हाट्सएप किया था, फोरेंसिक टीम से भी इंटरव्यू लिया जाता है। बिल्कुल फोरेंसिक टीम से, बॉम्ब डिस्पोजल टीम से, जनाब हर बंदे से इंटरव्यू लेने की कोशिशें हो रही होती हैं। तो हमें अपने लोगों को समझाना है कि आपने गैर ज़रूरी तौर पे इंटरव्यूज़ नहीं देने। अच्छा आपका पॉइंट है। तो ये तमाम बातें थी। इस पे किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कमेंट हो क्विकली तो हम वो कर सकते हैं कवर। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के बारे में फुरकान आपने बता दिया है कि वो कब होगा। दैट इज़ ऑन That is on Saturday 12 p.m. sharp. हफ्ते के दिन इंशाल्लाह दिन के 12 बजे शार्प जो है 12 नून पे ये हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। और जब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट है बिल्कुल फील फ्री, अभी पूछ सकते हैं आप। ओके, सो थैंक यू वेरी मच और खुदा हाफिज। So अभी के लिए इतना ही। Thank you so very much. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।